जब हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था जेनेटिक्स का, उसके पहले दिन ही मैंने बताया था कि कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो माँ बाप से आते हैं। ऐसे करेक्टर हेरिडिटी करेक्टर कहलाते हैं और इनकी वंशागति, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, हेरिडिटी कहलाता है। और कुछ करेक्टर ऐसे भी होते हैं जो माँ बाप से नहीं आते, उन्हें हम न्यू करेक्टर या वेरिएशन कहते हैं। मतलब दो बच्चों में समानता अगर है तो वो किसकी वजह से है? हेरिडिटी करेक्टर की वजह से है। माँ बाप के जैसे दिख रहे हैं किसकी वजह से है? हेरिडिटी करेक्टर की वजह से है। लेकिन वो बच्चे एग्जैक्ट माँ बाप की तरह नहीं दिख रहे हैं और ना आपस में एग्जैक्ट एक दूसरे की तरह दिख रहे हैं, तो हम कहेंगे ये वेरिएशन की वजह से। आज का टॉपिक हम लोगों का वेरिएशन का है। आशा करते हैं सबके पास प्रिंट आउट होगा। सब लोग जल्दी से बताएं क्या प्रिंट आउट है आप सबके पास? सब लोगों के पास जेनेटिक्स वाला प्रिंट आउट है, यस और नो? जल्दी बोलें। सबके पास है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलें, सब अपने प्रिंट आउट पर चलेंगे। माइक से आवाज सही नहीं आ रही भैया, बैटरी डाउन हो गया। बेटा आ रही है, अभी आ रहा है, लो। हाँ अब आ रही, सही आ रही बेटा? बोले अब आवाज सही है? आई थिंक अब सही होगी। चलें, वेरिएशन का मतलब क्या है? अभी हमने आपको बताया वेरिएशन का मतलब यह होता है कि हम अपने पेरेंट की हूबहू कॉपी नहीं है, हम अपने भाई बहनों की हूबहू कॉपी नहीं है, हम पापा जैसे मम्मा जैसे दिखते हैं, ये हेरिडिटी है। हम बिल्कुल कॉपी नहीं दिखते, ये वेरिएशन है। तो हम लोगों ने हेरिडिटी और हेरिडिटी करेक्टर और जो मेंडेलियन जो भी उन्होंने बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट बताया हेरिडिटी का, वो हम लोग कायदे से पढ़ के आए। हमने मेंडल के बारे में बात की और मेंडल के बारे में लॉज की बात करी, फिर उनके एक्सेप्शंस की बात करी। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, को डोमिनेंस पढ़ा, मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ा, और फिर उसके बाद हम लोगों ने लिंकेज भी पढ़ा, क्रॉसिंग ओवर को जाना। और ये सारी बातें जानने के बाद आज हम लोग समझने आए हैं, पढ़ने आए हैं वेरिएशन को। हमने पहले ही दिन कहा था कि जेनेटिक्स बराबर, जेनेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ ऑल दी कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना, उन कैरेक्टर्स के भी बारे में पढ़ना जो माँ बाप से आते हैं और उन कैरेक्टर्स के भी बारे में पढ़ना जो माँ बाप से नहीं आते। और जो कैरेक्टर माँ बाप से आते हैं वो कैरेक्टर हेरिडिटी कैरेक्टर कहलाते हैं और ये फिनोमिना हेरिडिटी कहलाता है। और उसके साथ साथ वो कैरेक्टर जो माँ बाप से नहीं आते, न्यू होते हैं, उन्हें हम वेरिएशन कहते हैं। तभी हमने पहले दिन ही कहा था जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी प्लस वेरिएशन, हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। ओके बेटा? और हमने दूसरे दिन आपको पूरा का पूरा हेरिडिटी, अगले जो भी हम लोगों ने लेक्चर पढ़े उसमें सारी हेरिडिटी के बारे में बता दिया। अब हम पढ़ने आए हैं वेरिएशन। और वेरिएशन में पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हम बुकलेट पर, आप लोग अपने प्रिंट आउट पर पढ़ेंगे, हम बुकलेट में पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है सम न्यू कैरेक्टर्स। बुकलेट में देखें सारे लोग बुकलेट में देखें और पॉइंट पढ़ें। लिखा है some new character which are not comes from parents to the offspring। ऐसे करेक्टर जो पेरेंट्स से नहीं आते। अगला लिखा होगा प्रोड्यूस डिसिमिलैरिटी, अंडरलाइन करो, गोला बनाओ। इसे क्या कहते हैं? इसे एडमिट करो। प्रोड्यूस डिसिमिलैरिटी इन ग्रुप ऑफ होमोलोगस मेंबर ऑफ वेरिएशन। मतलब होमोलोगस लिखा हुआ है, मेंबर कॉल्ड वेरिएशन, मतलब एक ही जैसे, मतलब दो माँ बाप के बच्चों में अंतर दिखता है। और वो किसकी वजह से? वेरिएशन की वजह से। किसकी वजह से बेटा?
वेरिएशन की वजह से। और वेरिएशन जो है वो हम वेरिएशन प्लस हेरिडिटी हम जेनेटिक्स में सारे अंतर पढ़ते हैं। अगला पोर्शन, अगला लाइन लिखी हुई है कि वेरिएशन में बी मॉर्फोलॉजिकल। ये जो चेंजेस है आउटर अपीयरेंस से देख सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, अंडरलाइन लिखा हुआ, फिजियोलॉजिकल फंक्शन लेवल पर हो सकता है, एंड मानसिक लेवल पर भी हो सकता है। हम ये कह सकते हैं ये हो सकता है साइकोलॉजिकल भी। भैया कैसे? हम लोगों की जो हमारी अकल है वो आपकी नहीं है, जो आपकी अकल है वो आपके भाई की नहीं है। मतलब हर किसी में मेंटल लेवल पर भी वेरिएशन है। हम अपने आउटर मॉर्फोलॉजिकल देखें, आपका कलर कुछ और, हमारे भाई का कलर कुछ और, मतलब जो है ना, हम अपने बाप का कलर देखें कुछ और, माँ का कलर एकदम कॉपी नहीं होगा। मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है मॉर्फोलॉजिकली। बहुत सारे कलर से लेकर हेयर से लेकर आई से लेकर हाइट को लेकर बहुत सारे वेरिएशंस है। हम उनके जैसे दिख रहे हैं वो हेरिडिटी कैरेक्टर की वजह से, उनकी वजह से नहीं दिख रहे हैं, ये वेरिएशन की वजह से। वेरिएशन भी बहुत सारे। फिर आगे हमने बताया कि भाई अगला पॉइंट लिखा हुआ है, आपसे अभी हम पूछें कि बताइए ये वेरिएशन किस लेवल पर हो सकते हैं। आप कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, और हो सकते हैं साइकोलॉजिकल भी। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अगला पॉइंट लिखा हुआ है वेरिएशन जो है मे बी यूजफुल। मे बी वर्ड लिखा हुआ है, गोला बनाओ, मे बी यूजफुल और हार्मफुल। ये जो वेरिएशन होते हैं वो यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। मतलब आपके फायदे के भी हो सकते हैं और नुकसान के भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं भाई साहब? वेरिएशन, न्यू कैरेक्टर्स, जो भी न्यू कैरेक्टर डेवलप हुआ वेरिएशन की वजह से, वो यूजफुल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। हम ये डिसाइड करेंगे कि भैया कौन सा वेरिएशन यूजफुल है और कौन सा हार्मफुल है। बात क्लियर? अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है, गौर करें कि लिखा हुआ है कि वेरिएशन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। याद करो ये वेरिएशन का मेन रीजन क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है उसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और गैमीट के फॉर्मेशन होने के लिए मियोसिस जरूरत होती है, और मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब जीन के नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है, उसी की वजह से वेरिएशन होता है। मतलब हम कहें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन की मेन वजह है, मेन वजह है। हाँ कह सकते हैं। क्या वेरिएशन की सिर्फ यही वजह है? यह गलत है। वेरिएशन और भी रीजन से आ सकते हैं, वो हम बात करेंगे। लेकिन वेरिएशन अगर हम कहें कि एक थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता गया पीढ़ी दर पीढ़ी और फिर बाद में एक नई फिनोटाइप बनी, यही तो इवोल्यूशन का बेस है। इसी वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है। बट ये वेरिएशन बताओ कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, प्रोग्रेसिवली चलती हुई है, या अचानक से कुछ चेंज हो गया है? अचानक से कुछ चेंज नहीं हुआ, धीमे धीमे चेंजेस आए हैं, और ये धीमे धीमे चेंज ही इवोल्यूशन का कारण बनते हैं, जैव विकास का मेन कारण बनते हैं। तो ये वेरिएशन बहुत जरूरी। और वेरिएशन का मेन कॉज क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉइंट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। यस। अब ये आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं? ट्विंस का फिनोमेना क्या है अभी बताएंगे। अभी ये लाइन कंप्लीट करते हैं। लिखा होगा एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस, गोला बनाओ और उसी के ऊपर डैश लगा के लिखो मोनोजाइगोटिक ट्विंस। कैसे ट्विंस? आइडेंटिकल ट्विंस को हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अगला पॉइंट, नो वेरिएशन इन द एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। और ये वेरिएशन नहीं दिखाई देती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक एक्सेप्शन है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। कैसा? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अभी क्या होते हैं अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे। सबसे पहले ट्विंस का ही फिनोमेना समझाएंगे। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होने के बावजूद भी इनके अंदर आइडेंटिकल, मतलब सारी चीजें सेम है, लगभग दिखने में एकदम हूबहू कॉपी होते हैं। इवन इनके सेक्स भी सेम होते हैं।
समझ गए? तो हम ये बात कर रहे हैं कि भाई ये वेरिएशन है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में नहीं दिखाई देते और ये वेरिएशन एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में भी नहीं दिखाई देते। बेटा क्लियर है? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब, अच्छा कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता है, अभी हम बताएंगे बेटा, बताएंगे। आइए सबसे पहले हमारे पास टर्म आ गया कि ट्विंस क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम ट्विंस पढ़ लें, है ना, हम ट्विंस के बारे में जान लें, फिर हम अगले के सारे पॉइंट हम पढ़ते चलेंगे। तो एक हेडिंग डाल लेना आप लोग, सम इन अबाउट ट्विंस। जगह होगी ऑपोजिट पेज पर होगी, नहीं तो जहां पर जगह है वहां पर इस बात को नोट करेंगे, सम इन अबाउट ट्विंस। अगर हम ट्विंस की बात करें तो बेटा ट्विंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। गौर कर रहे हैं बेटा, ट्विंस दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और दूसरा जो है, देखिए वो लगा हुआ है, क्या वो लगा हुआ है, जा रहा है, अच्छा, एक है मोनोजाइगोटिक ट्विंस और दूसरा है डाइजाइगोटिक ट्विंस। हम दोनों को कायदे से समझ रहे हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस। हम कहेंगे कि भैया जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उसका रीजन मदर होती है, कौन, मदर। और इसी वजह से इस वाले मोनोजाइगोटिक ट्विंस का एक और नाम हो गया और उसे हम कहते हैं मैटरनल ट्विंस। मां फॉर मोनोजाइगोटिक, रीजन है मां फॉर मदर, इसे ही हम कहते हैं मां फॉर मैटरनल ट्विंस। क्या कहते हैं बेटा, मैटरनल ट्विंस। ठीक बेटा, मां से याद रखना, मां से मदर, मां से मोनोजाइगोटिक, मां से मैटरनल ट्विंस। ठीक बेटा, अब दूसरा इस डाइजाइगोटिक ट्विंस को हम क्या कहते हैं, डी फॉर डाइजाइगोटिक, डीजाइगोटिक, और डी फॉर डैडी मतलब पापा। हम कहेंगे इसका रीजन होते हैं, डैडी लिख रहे हैं स्पेशली, फादर नहीं लिख रहे हैं, डैडी, डी फॉर डाइजाइगोटिक, डी फॉर डैडी, इसे ही हम कहते हैं फैटर्नल ट्विंस। क्या कहते हैं बेटा, फैटर्नल ट्विंस। आप कहोगे सर इसमें आपने नाम बता दिया है, अंतर भी बता दो तो मजा आ जाए, कि ऐसे ट्विंस जो मैटरनल ट्विंस होते हैं बेटा, उनमें जो होने वाले जो दोनों आपस ट्विंस हैं उनके सेक्स आपस में सेम होते हैं। एक की बात हम पहले कर लेते हैं, मैटरनल ट्विंस मतलब ऐसे ट्विंस जो एकदम हूबहू कॉपी हो, ऐसे ट्विंस जिनके सेक्स भी सेम हो। अगर लड़का लड़का है, लड़का लड़की है, मतलब लड़की लड़की है, मतलब कहने की बात है जो मैटरनल ट्विंस होते हैं उनके सेक्सेस भी सेम होते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक बेटा, और तीसरा पॉइंट यहां पर अगर हम बात करें कि भाई ये कैसे हुआ, तो आप याद हो कि मेल स्पर्म और फीमेल ओवम का जब फ्यूजन होता है तो क्या बनता है बेटा, जाइगोट। हमने कहा ये जाइगोट है, ठीक, और जाइगोट बना तो हम कहेंगे कि भैया क्या बना, जाइगोट। ये जाइगोट है और इस जाइगोट में क्या हुआ, क्लीवेज शुरू हुआ, और क्लीवेज होने के बाद ये जाइगोट दो पार्टों में बदल गया, दो वही सेल बन गई अलग अलग, एक ही जाइगोट के दो पार्ट हो गए। तो बताइए सारी चीजें सेम होंगी, क्या होंगी, सारी चीजें सेम होने वाली हैं। इसने अलग बच्चे का जन्म दिया, ये अलग बच्चा बना, मतलब कहने की बात है एक ही जाइगोट के क्लीवेज अगर दो बच्चे बन जाएं तो वो एकदम हूबहू एकदम कॉपी होते हैं, सेक्सेस भी सेम होते हैं। बताओ इसका रीजन फादर हुआ या मदर हुआ, मदर हुआ, इसी वजह से मैटरनल ट्विंस कहते हैं। इसमें जो जाइगोट बना क्लीवेज के दौरान दो सेल में बदल गया और दो सेल की मतलब एक साथ क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। ठीक बेटा,
और डेवलपमेंट के बाद हमने कहा एक बच्चा ये बन गया, एक बच्चा ये बन गया। और इसमें एक प्रॉब्लम होती, कभी कभी ऐसा भी देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे कि भैया एक कंडीशन ये होता है जब जाइगोट बदल रहा हो, जाइगोट टूट रहा हो, तो जाइगोट पूरा ना टूट पाए और ये दो जो है ना दो पार्टों में बट जाए और जाइगोट पूरा ना टूट पाए और फिर डेवलपमेंट हो जाए, तो ऐसे बच्चे जुड़े हुए पैदा होते हैं। पता चला पीठ आपस में जुड़ी है, सर आपस में जुड़े हैं, मतलब उसमें जो सेल वो जाइगोट का क्लीवेज हुआ वो प्रॉपर नहीं हो पाया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सियामेज। क्या बोलते हैं? इस कंडीशन में जो भी देखे, हमने कहा यहां बच्चा बना दे रहे हैं, लो ये बच्चा बना, ये बच्चा नॉर्मल बन गया और नॉर्मल बच्चा बनने के बाद ये बच्चा क्या हुआ, इससे जब डेवलपमेंट हुआ तो एक बच्चा ऐसे बना, ये देखो ये हमने कहा ये बच्चा है और इसका देखो ये वाला बच्चा जो है ऐसे करके, तो मतलब ये बच्चा जुड़ा हुआ है। इस कंडीशन को हम कहते हैं सियामेज। क्या बोलते हैं? सियामेज। और सियामेज की कंडीशन बताइए पैटर्नल ट्विंस में है या मैटरनल ट्विंस में है? सब लोग बोलो, पैटर्नल ट्विंस का केस है या मैटरनल ट्विंस का केस है? मैटरनल ट्विंस का केस है, ठीक। जबकि डाइजाइगोटिक ट्विंस में जो डेवलपिंग बेबी है मे और मे नॉट बी सेम सेक्स, मतलब इसमें सेम सेक्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लड़का लड़का भी हो सकता है, लड़की लड़की भी हो सकते हैं, लड़का लड़की भी हो सकते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, सारे कैरेक्टर मतलब सारे वेरिएशन होंगे, दोनों एक जैसे नहीं होंगे। और ये कंडीशन कैसे हुई होगी भैया? एक टाइम में एक से ज्यादा एग फर्टिलाइज हो जाएं स्पर्म की वजह से, ठीक। तो स्पर्म की वजह से हमने कहा एक एग ये है, स्पर्म ने फ्यूज किया और एक जाइगोट बना लिया, और दूसरा एग ये है, दूसरे स्पर्म में यहां पर फ्यूज किया और यहां पर जाइगोट बना लिया। इसका डेवलपमेंट हुआ तो इसने बच्चा बनाया और इसने डेवलपमेंट हुआ तो इसने बच्चा बनाया। तो बताइए ये बच्चा जो दो बच्चे होंगे सेक्स भी डिफरेंट होंगे, सेक्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं और इनमें समानता भी नहीं होगी, लेकिन ये ट्विंस कहलाएंगे। बात समझ आई? सर ने कुछ लिखवाया है, शोएब रजा खान लेट आए, ऊपर से कह रहे हो सर ने कुछ लिखवाया। बात समझ आई बेटा सबको? पैटर्नल ट्विंस और मैटरनल ट्विंस के बारे में बताया हमने। कहा जो मैटरनल ट्विंस है वही तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। अभी हम उन्होंने कहा वेरिएशन नहीं दिखाई देते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बावजूद भी, तो इसका एक्सेप्शन था मैटरनल जो ट्विंस थे आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस को ही हम मैटरनल ट्विंस या फिर मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई सबको? बोलो बेटा बात क्लियर हुई ट्विंस के बारे में? क्लीवेज में तो सर जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करता है, ये अलग अलग कैसे हो जाता है? जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करता है, तो भैया ये एक तरीके का एबनॉर्मल कंडीशन है। भैया जाइगोट में डिवीजन शुरू हुआ तो जाइगोट में डिवीजन शुरू होगा तो उसी में ही डिवीजन होगा सारा। अब पता चला कि जाइगोट में डिवीजन हुआ और दोनों सेल अलग अलग हो गए, उनका डेवलपमेंट शुरू हो गया, वो भी जाइगोट का ही पार्ट थी, न्यूक्लियस भी डिवाइड हुए और दो सेल बनी और दो सेल मतलब जो ना वो जाइगोट की सेल है ना। और शुरुआत में जो जाइगोट होता है वो एक तरीका का टोटिपोटेंट सेल होता है, वो एक ही सेल पूरी बॉडी बनाने के लिए कैपेबल होती है। तो उसके पार्ट बन के जो दो क्लीवेज होकर जो अलग हुआ वो मतलब दोनों डेवलपमेंट कर देते हैं, मतलब दोनों बच्चे का। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज बेटा, थोड़ा टाइम से आया करो, मैं तो टाइम से ही था। एबनॉर्मल कंडीशन है भैया, नॉर्मल कंडीशन थोड़ी ना, ये दोनों एबनॉर्मल कंडीशन है। ट्विंस वाली कंडीशन क्या हम लोग ट्विंस ही देते हैं क्या भैया? ट्विंस रेयरली हो जाते हैं, है ना। अब पता चला एक टाइम में भाई किसी के 3 एग फ्यूज हो जाए, 3 स्पर्म से 3 एग फ्यूज हो जाए, भैया एबनॉर्मल कंडीशन है, हो सकते हैं ट्विंस पैदा होता है, किसी के 3 बच्चे पैदा होते हैं, फराह खान के 3 बच्चे पैदा हुए, ट्विंस भी हो सकते हैं, है ना। अब ये मत कहना 4 बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे, ये बहुत रेयरली केस है ना। ऐसे में मदर भी उसे पूरा नरिशमेंट नहीं दे पाएगी और ऐसा अवॉइड ही होता है, मतलब नेचर भी इसे एक्सेप्ट नहीं करती। एक तरीके के ये ट्विंस भी नॉर्मल चीज नहीं है, एबनॉर्मल है।
सर इसका स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, नेट स्लो है दिख नहीं रहा, लो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भेज दूंगा। ठीक है बेटा, हमने कहा दो तरह के ट्विंस हैं, ट्विंस मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस मदर की वजह से मैटरनल ट्विंस बोलते हैं, सेम सेक्स हो सकते हैं, जाइगोट के क्लीवेज की वजह से होते हैं, और इसी कंडीशन में अगर ये जाइगोट प्रॉपर्ली अलग नहीं हुए तो सियामेज वाली कंडीशन देखी जा सकती है। लेकिन डाइजाइगोटिक ट्विन डैडी की वजह से पैटर्नल ट्विंस होते हैं, इनमें सेम सेक्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसमें एक बार में एक से ज्यादा एग के फ्यूजन की वजह से भैया डाइजाइगोटिक ट्विंस का फॉर्मेशन होता है। यस सर, एक टाइम पर दो स्पर्म कैसे फर्टिलाइज कर सकता है? एक टाइम पर, हमने कहा नॉर्मल कंडीशन नहीं है बेटा, एबनॉर्मल कंडीशन है। एबनॉर्मल कंडीशन में कुछ भी हो सकता है ना। और क्या लिखा आपने? ह्यूमन रिप्रोडक्शन बताया था कि एक टाइम पर एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है, बताया था, ऐसा नॉर्मली बताया था। लेकिन एबनॉर्मली कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ओवरी दो एग रिलीज कर देती है, स्पर्म तो एक से ज्यादा है ना, तो वो स्पर्म जाके दोनों एग को मतलब फर्टिलाइज कर देगा। भैया एग ने दो एग रिलीज कर दिए, ओवरी ने, एबनॉर्मल कंडीशन है। एग मतलब ओवरी ने 3 एग रिलीज कर दिए एक बार में, एबनॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता बेटा, समझ गए? सर डॉग में 6 पपीज बर्थ होते हैं, कंडीशन फॉलो होता है बेटा, वो अलग चीज है। वहां पर उतने एग प्रेजेंट होते हैं और वो सारे फर्टिलाइज हो जाते हैं, और सारे फर्टिलाइज होने के बावजूद, फर्टिलाइज होने के बाद उनका डेवलपमेंट भी हो जाता है, उतने ज्यादा प्लेसेंटा बन जाते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम, एक बात तुमने ये बात पूछी तो हम आओ तुम्हें बता देते हैं। एक बात समझना कि हम लोग इतने एडवांस हुए क्यों? क्योंकि हम बाइपेडल लोकोमोशन करते हैं, एवोल्यूशनरी हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। और जानवर इतने डेवलप क्यों नहीं है? क्योंकि वो अभी भी 4 पैरों पर लोकोमोशन करते हैं, उनके हाथ फ्री नहीं है। हम लोगों के हाथ फ्री है, हमने और दिमाग में लगाया और चीजों को सोचने में लगाया, हम लोगों के अपोजेबल थंब है। इवोल्यूशन के हिसाब से किसी चीज को पकड़ने में ज्यादा हेल्पफुल है। अगर ये चिपके होते तो उतनी अच्छी पकड़ नहीं होती जितनी अच्छी पकड़ अभी है, अपोजेबल थंब है। हम लोग इरेक्ट पोस्चर के हो गए, हम लोग बाइपेडल लोकोमोशन कर गए, इसका हर चीज का फायदा था, लेकिन कुछ तो नुकसान भी होगा ना। नुकसान क्या हुआ? नुकसान यह हुआ बाइपेडल लोकोमोशन होने की वजह से, स्ट्रेट खड़े होने की वजह से ह्यूमन फीमेल जो है एक से ज्यादा मतलब एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकती थी। क्यों भाई? फर्टिलाइज तो कर सकती थी लेकिन एक से ज्यादा बच्चे का डेवलपमेंट नहीं कर सकती थी। एक से ज्यादा बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होगा तो भाई साहब मिसकैरेज के साथ वजन ज्यादा होगा, और भाई आपके ग्रेविटी के अंडर है ना, और पता चला उस दौरान भाई साहब वो ग्रेविटी के अंदर में उतना ज्यादा प्रेशर, कोई भी चीज को अगर धमक लगी तो भाई साहब मिसकैरेज हो गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग जो मल्टीपल बेबीज जो मतलब सारे मैमल्स में दिखते हैं, वो उसकी एक बड़ी कीमत चुकाई कि हम लोग एक टाइम में एक ही बच्चा पैदा करते हैं। ठीक बेटा, तो इस चीज की एक मतलब जो है ना, एक हम लोगों का घाटा भी था बाइपेडल लोकोमोशन से। हम लोग अगर 4 पैरों पे ही चल रहे होते तो एक से ज्यादा कर रहे होते, लेकिन ये धीरे धीरे मतलब ये चेंज भी हुआ है। ठीक है बेटा, समझ आया? स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आप लोगों ने? नोट कर लिया बेटा? क्या नोट कर लिया बेटा? समझ आया बेटा? मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस, आपसे पूछा जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बावजूद भी वेरिएशन नहीं दिखाई देते, बताइए वो कौन से ट्विंस है? आइडेंटिकल ट्विंस है। कौन से ट्विंस है? मोनोजाइगोटिक है। कौन से हैं? मैटरनल ट्विंस है। किस वजह से है? जाइगोट के क्लीवेज होने की वजह से है। और इनके होने वाले बेबीज टोटली आइडेंटिकल होते हैं, इवन सेक्स भी सेम होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं, जो करेक्टर इसके वो करेक्टर इसके, मतलब देखने में हूबहू कॉपी होते हैं। मतलब पिक्चरें देखी होंगी, सीता गीता, जुड़वा, ये सब बहुत सारी पिक्चरें एक जैसे। मतलब ऐसी भी कंडीशन देखी गई कि शुरुआत में इतना कनेक्शन होता है, फिल्म में थोड़ा सा ज्यादा झूठा दिखा देते हैं, एक का गला दबा रहे दूसरा अपने आप मर जा रहा है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो हार्डली भी एक दूसरे कनेक्ट होते हैं। अगर कोई मतलब जो ना इतना उनमें वो होता है कि अगर एक जुड़वा भाई रो रहा है, वो दुख में है, तो उसके अंदर भी वो इमोशंस जागने लगते हैं, दूसरा भी रोने लगता है। इसी बात का फायदा उठा के जुड़वा फिल्म में एक गला दबा रहा है तो दूसरा भी मर रहा है, ये ज्यादा फेंक दिया उनने, है ना। हाँ, करण अर्जुन में ऐसा नहीं था यार, तुम तो कसम से शोएब रजा खान, करण अर्जुन में आइडेंटिकल केस था, ट्विंस थे क्या वो? तुम भी
ना यार, एकदम लीक से हटके बात करते हो। चले बेटा, बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। तो अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जीन ऑफ वेरिएशन की बात है, लिखा होगा मतलब सॉरी कॉज ऑफ वेरिएशन। अगर हम कॉज ऑफ वेरिएशन की बात करें तो देखो एक बात समझो यहां पर, अगर हम कॉज ऑफ वेरिएशन की बात करें तो कॉज ऑफ वेरिएशन दो तरह के हैं। एक को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। और ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन जो है वो आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। किसकी वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो भी चेंज आते हैं वो इवोल्यूशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, मतलब यूजफुल फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। हम ये कह सकते हैं ये यूजफुल है फॉर, बोलो किसके लिए, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। भैया अगर वेरिएशन नहीं आएंगे तो अच्छा और बुरा कैसे बनेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, कौन सी चीज, कौन सा वेरिएशन अच्छा, कौन सा वेरिएशन खराब। मतलब नेचर हमेशा अच्छी ही कॉपी को एक्सेप्ट करती है, मतलब खराब वाली को निपटा दिया जाता है। यही वेरिएशन का रूल है, इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक बेटा, आगे देखो, हमने कहा दूसरा वेरिएशन जिसे हम कहते हैं डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन किसकी वजह से होता है, भैया ये तो एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है, थोड़ा थोड़ा चेंज जेनेटिक मटेरियल में होता गया तो एक टाइम के बाद चेंज दिखेगा, तुरंत नहीं दिखेगा। लेकिन डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन जो होता है उसका रीजन है म्यूटेशन। किसी भी म्यूटाजन की वजह से, किसी भी म्यूटाजन की वजह से, किसी भी म्यूटाजेनिक एजेंट की वजह से जेनेटिक मटेरियल में आ जाए अचानक से चेंज। अब वो कौन सा चेंज आएगा ये नहीं पता, अब वो कौन सा चेंज आएगा नहीं पता, कौन सा जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ जाएगा नहीं पता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भैया जीन के, भैया जब होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में रिकॉम्बिनेशन कर रहे होते हैं, जीन एक दूसरे के सामने होता है ना, और जब वो चेंज हो रहा होता है तो एलील ही आपस में इंटरचेंज होते हैं, तो उसकी वजह से मतलब न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं। यहां तो पता चला कोई सा भी चेंज आ गया, तो भैया ये बताओ जो इफेक्ट दिखेगा वो इफेक्ट पता नहीं कैसा दिखेगा। हो सकता है वो यूजफुल हो जाए, भैया भाग्य से हो सकता है वो यूजफुल हो जाए, लेकिन हम कहेंगे अचानक से जेनेटिक मटेरियल में अगर चेंज करोगे तो रेयरली यूजफुल एंड मतलब जनरली हार्मफुल। हम ये कह सकते हैं ये होगा जनरली, सामान्यता हार्मफुल ही होगा, जनरली हार्मफुल और रेयरली यूजफुल। हो सकता है कुछ ऐसा बन जाए, कुछ आपको फायदेमंद हो जाए, आंखों में से ऐसा चेंज हो जाए, आंखों में से किरणें निकलने लग जाए, ऐसा चेंज हो जाए आप उड़ने लग जाओ। देखी है ना मूवी म्यूटेशन पर, म्यूटेशन पर कौन सी मूवी थी, एक्समैन, उसमें देखा ना म्यूटेंट होते हैं वो, उनमें अचानक से चेंज आ गया। वो कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से नहीं हो रहा है, किसी म्यूटाजेनिक एजेंट की वजह से उनके अंदर चेंज आ गया, उनके अंदर एक अदृश्य शक्तियां आ गई। इसी बात का फायदा उठा के हॉलीवुड ने मूवी बना दी। यहां पर ट्विंस के बारे में फायदा उठा के यहां पर बनाई मूवी जुड़वा, उन्होंने एक अच्छी मूवी बनाई जिसे कहते हैं, जिसे क्या बोला उन्होंने, वो एक मूवी बनाई एक्समैन, वॉल्वरिन देखी होगी है ना। चलिए ये बात समझिए, और ये बात जब समझ गए तो कॉज ऑफ वेरिएशन में दो रीजन लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है जीन रिकॉम्बिनेशन और दूसरा लिखा है म्यूटेशन। और जीन रिकॉम्बिनेशन के आगे क्या लिखा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसी के आगे लिखना, ऐसे मत लिखना, अगर ऐसे लिख लियो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसी के आगे लिख लो जीन रिकॉम्बिनेशन के आगे क्या लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसी के आगे डैश लगा के लिखो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, उसी के आगे लिखो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, उसी के आगे लिखो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, और उसी के आगे डैश लगा के लिखो यूजफुल फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यूजफुल फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। हम आपसे पूछें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ये आपके डिसकंटिन्यूअस जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसका मेन रीजन क्या है, उसका मेन रीजन क्या है, बोलो सब लोग। ये जो वेरिएशन आ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उसका मेन रीजन क्या है, उसका मेन रीजन होता है, तुम लोग बोलोगे नहीं हम बता दे रहे हैं, उसका मेन रीजन होता है
क्रॉसिंग ओवर। कहां मर गए हो बे, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। क्रॉसिंग ओवर उसका मेन रीजन होता है, रिकॉम्बिनेंट नहीं। क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेंट हुए। मेन रीजन क्या है? क्रॉसिंग ओवर। शौर्य मिश्रा, मेन रीजन क्या है बेटा? क्रॉसिंग ओवर। बोलो ना बेटा। यस, ठीक। और जहां पर म्यूटेशन लिखा है वहां पर डैश लगा के लिखो, डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। जहां पर म्यूटेशन लिखा है वहां पर डैश लगा के लिखेंगे डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन, और उसी के आगे डैश लगा के लिखेंगे जनरली हार्मफुल, रेयरली यूजफुल। जनरली हार्मफुल और रेयरली क्या होगा? यूजफुल। होगा हार्मफुल और रेयरली होगा यूजफुल। यहां तक बात क्लियर सबको? यहां तक सबको बात क्लियर? अरे बोलिए ना यार, यहां तक बात क्लियर? अगली हेडिंग पड़ी होगी म्यूटेशन। देखिए, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी वेरिएशन है हम पूरा का पूरा, अगर क्रॉसिंग ओवर पढ़ना होगा हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ना होगा, हम पढ़ के आ गए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। हमें यहां पर पढ़ना है किसके बारे में? म्यूटेशन के बारे में, जो कि हमें यहीं पर पढ़ना है। ठीक, म्यूटेशन पर स्प्रिंग वाला गोला बनाओ और डैश लगा के वहां पे लिखो, टर्म दिया था ह्यूगो डिवरीज ने। म्यूटेशन टर्म दिया था ह्यूगो डिवरीज ने। ह्यूगो डिवरीज ने टर्म दिया था म्यूटेशन। ठीक, आप बताओ म्यूटेशन की परिभाषा जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है सडन चेंज। गोला बनाओ, सडन चेंज इन द जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल मतलब डीएनए। जेनेटिक मटीरियल क्या होता है इस बात को प्रूफ करेंगे जब अभी आगे मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाएंगे। जनरली, सामान्यतः जेनेटिक मटीरियल के तौर पर क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? रेयरली, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं, जैसे कुछ वायरस है, जैसे अभी इस टाइम जो चल रहा है आपका कोरोना वायरस, वो उसका जेनेटिक मटीरियल आरएनए। तो हम कहेंगे कि भाई साहब जनरली जेनेटिक मटीरियल कैसा होता है? मोस्टली कैसा होता है? डीएनए होता है। रेयरली कुछ केसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटीरियल होता है। ठीक बेटा, तो अभी हम क्या कहेंगे कि अगर इस जेनेटिक मटीरियल मतलब डीएनए में सडन चेंज आ जाए, उसकी वजह से फिनोटाइप बदल जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? हाँ, साइंटिस्ट नेम क्या है भैया? ईशु गुप्ता। कहां हो बेटा? ह्यूगो डिवरीज। अब तो तुमसे ही क्वेश्चन पूछूंगा, बता भाई, ह्यूगो डिवरीज का नाम कहीं सुना है? ईशु गुप्ता बताएगा। ह्यूगो डिवरीज का नाम सुना है? बोलो, ह्यूगो डिवरीज का नाम सुना है? बताओ, ह्यूगो डिवरीज कौन से मतलब जो है ना कंट्री के? बोलो, अभी तक बोल नहीं रहे हो। कौन से कंट्री के हैं ह्यूगो डिवरीज? अबे ये ना बताओ, मुझे ये बताओ ह्यूगो डिवरीज कहां पैदा हुए थे, कहां के हैं? हाँ, ये तो सही है, मेंडल के काम की रीओपनिंग करी थी, रीडिस्कवरी। जर्मनी, बहुत पेलेंगे तुम्हें। ह्यूगो डिवरीज हॉलैंड के थे। ईशु गुप्ता, ह्यूगो डिवरीज कहां के थे? हॉलैंड के। बेवकूफ आदमी, पढ़ा चुके हैं। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सडन चेंज इन द जेनेटिक मटीरियल फॉलोड बाई द चेंज इन द फिनोटाइप कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? सडन चेंज आ जाए जेनेटिक मटीरियल में, अचानक से चेंज आ जाए जेनेटिक मटीरियल में, किसी भी रेडिएशन की वजह से, किसी भी केमिकल की वजह से, किसी रेज की वजह से, किसी वेव्स की वजह से, किसी केमिकल की वजह, कुछ सी रीजन से जेनेटिक मटीरियल में अचानक से चेंज आ जाए। और अचानक से कोई भी चेंज आएगा वो कभी भी यूजफुल नहीं होगा, जब मोस्टली रेयर मोस्टली जो हम कह सकते हैं हार्मफुल होने वाला है। ठीक बेटा, और इसे कोई हम कहते हैं म्यूटेशन। अगला पॉइंट क्या लिखा है? अगला पॉइंट लिखा हुआ है चेंजेस ड्यू टू द म्यूटेशन आर हेरिटेबल। हेरिटेबल पर गोला बनाए।
हैरी टेबल पर गोला बनाया, बनाया बेटा, हैरी टेबल पर गोला बनाए। हैरी टेबल जो म्यूटेशन होते हैं एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। क्यों भैया? अगली एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्या जाता है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल है क्या? डीएनए। अगर डीएनए में यहां चेंज हुआ है तो ये जो चेंज है अगली पीढ़ी में चला जाएगा। और ये बात हमने बताई थी जब जेनेटिक्स का पढ़ाया था कि न्यू कैरेक्टर जिनका संबंध जर्म प्लाज्म से होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। ऐसे न्यू कैरेक्टर जिनका संबंध सोमैटिक सेल से होता है, सोमैटोप्लाज्म से होता है, वो अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं। याद आ रहा है वीजमैन की थ्योरी? भैया 21 चूहे लिए थे, उनकी पूंछ काटी थी, नहीं याद आ रहा है वीजमैन की थ्योरी? भैया हमने आपको इवोल्यूशन में पढ़ाया होगा, और इवोल्यूशन अभी नहीं पढ़ा? अच्छा इवोल्यूशन नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, अच्छा सॉरी। अभी आप समझो कि भाई जो वेरिएशन होते हैं, जो न्यू कैरेक्टर होते हैं, वो अगली पीढ़ी में नहीं जाते, लेकिन ऐसे न्यू कैरेक्टर, ऐसी वेरिएशन जिनका संबंध जेनेटिक मटेरियल से होता है, जर्म प्लाज्म से होता है, जर्म सेल से होता है, वो अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। इसी वजह से कहते हैं म्यूटेशन कैसा है? हेरिटेबल है, एक जनरेशन से अगली जनरेशन में चला जाता है। म्यूटेशन में जरूरी नहीं कि वो फिनोटिपिकली विजिबल हो। हाँ जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जनरली जो म्यूटेशन होते हैं वो रेसेसिव होते हैं। कैसे होते हैं? रेसेसिव। आप कहोगे रेसेसिव का मतलब क्या है? तो हमने कहेंगे नालायक, रेसेसिव वो होता है कैरेक्टर होते हैं, वो कैरेक्टर्स रेसेसिव होते हैं जो सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन पर ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। नहीं तो भाई साहब होमोजाइगस कंडीशन अचानक से सारी कंडीशन दोनों एलील म्यूटेंट जब मिलेंगे तब करेक्टर शो करेंगे, लेकिन मोस्टली अगर कैपिटल टी है, डोमिनेंट जीन है, वही चेंज नहीं हुआ है, नेचुरल जीन है, तो नेचुरल करेक्टर होगा। अगर कोई भी चेंज आ गया है और कैपिटल टी के साथ है, डोमिनेंट जीन के साथ है, तो मेंडल ने यह बताया था F1 जनरेशन में करेक्टर डोमिनेंट वाला ही आता है और डोमिनेंट करेक्टर रेसेसिव पर कंप्लीट डोमिनेट कर जाता है। लेकिन अगर किसी भी रीजन से दोनों रेसेसिव आपस में मिल गए तो वो फिनोटिपिक या फिर हम कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली एक्सप्रेशन दे देंगे। इसी वजह से म्यूटेशन बताओ कैसा होता है? म्यूटेशन हाँ क्या लिख रहा है? जब दोनों एलील में चेंज हो तभी चेंज विजिबल होगा। यस, कुछ एक्सेप्शन है जैसे हम लोगों ने पढ़ लिए थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस में, है ना? लेकिन जनरली केस में डोमिनेंट कैरेक्टर तभी याद करो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है जब एक ही मतलब पीढ़ियों में क्लोज शादियां कराते जाते हैं तो कुछ म्यूटेशन से जीन बदल जाते हैं, लेकिन वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन अगर वही शादी करते रहोगे, पता चला जो रेसेसिव कैरेक्टर है कभी होमोजाइगस कंडीशन पर आ गए तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन दे देगा। हो सकता है आपकी बॉडी बिल्डअप खराब हो जाए, आपके अंदर का जेनेटिक लेवल खराब हो जाए, आप फर्टिलिटी खराब हो जाए, आपका मतलब प्रोडक्टिविटी खराब हो जाए। मतलब इसी को ही तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। याद आ रहा है शौर्य मिश्रा? बोलो बेटा, क्लियर बेटा? हाँ, तभी यहां पे अगला पॉइंट यही लिखा है जनरली। और सुनो एक पॉइंट और लिखा है आर्टिफिशियल म्यूटेशन। गोला बनाओ, आर्टिफिशियल म्यूटेशन किसने कराया था? मतलब जबरदस्ती कोई रेस डाल के जीन लेवल पर चेंज किसने कराया था? नाम था उनका मुलर। देखो लिखा होगा आर्टिफिशियल म्यूटेशन परफॉर्म्ड बाय मुलर। एक बात समझ लेना, म्यूटेशन को डिस्कवर किया था किसने? ह्यूगो डी व्रीज ने। आर्टिफिशियल म्यूटेशन कराया था किसने? मुलर ने। किसके ऊपर? ड्रोसोफिला के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? देखो लिखा होगा इन द ड्रोसोफिला, और यहां पर यूज किया था एक्स रेज को। क्या यूज किया था? एक्स रेज को। अब हम यहां पर दो बातें पूछना चाहते हैं जिसने हम बताएं ड्रोसोफिला की। अगर हम बात करें, ड्रोसोफिला की स्पेलिंग गलत हो गई, ड्रोसोफिला क्या ऐसा ही है? PHI है कि PHY है? PHI है।
हमने कहा ड्रोसोफिला की अगर हम बात करें तो ड्रोसोफिला पर दो बातें हमें याद आ रही हैं। एक, ड्रोसोफिला पर काम किया मासे मॉर्गन ने, और दूसरा ड्रोसोफिला पर ही काम किया मासे मुलर ने। मॉर्गन ने लिंकेज खोजा था ड्रोसोफिला पर और मुलर ने आर्टिफिशियल म्यूटेशन कराया था ड्रोसोफिला पर। याद रहेगा। और इसी बार के नीट में एकदम टट्टी क्वेश्चन आया भाई, उसमें लिखा हुआ था, एक क्वेश्चन में नीट में आया कि भैया एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बताओ किसने प्रूव करी थी। आंसर आता है मॉर्गन। पेपर देखना, वहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन आया मॉर्गन पर कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हमने पहले ही दिन लिखा दिया था, और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था लिंकेज को किसने? मॉर्गन ने। किसके ऊपर? ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला को क्यों लिया, सारी बातें बताई हमने। बेटा सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताओ बेटा। हाँ, इसके आगे के 2 पॉइंट हमें लिखाने का मन कर रहा है, लिखोगे? ड्रोसोफिला पर ऐसा गोला बनाओ और 2 तीर बनाओ। 2 तीर बनाओ। पहले तीर पर लिखो आर्टिफिशियल म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला। पहले पर लिखो आर्टिफिशियल म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला पर आर्टिफिशियल म्यूटेशन किसने कराया? डैश लगा के लिख देना भाई साहब, इनका नाम था मासे मुलर। मासे मुलर। और दूसरे पे लिख लेना लिंकेज ऑन द एक्स क्रोमोसोम। लिंकेज ऑन द एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला। ये बताओ काम किसने किया? ये वाला काम किया था मासे मॉर्गन ने। याद रहेगा? बोलो बेटा। सारी बातें तुरंत नोट कर लिया करो। ड्रोसोफिला पे 2 बातें। आर्टिफिशियल म्यूटेशन किसने कराया? मिलर ने। मिलर ने नहीं, मुलर ने। मिलर अलग है, मिलर अलग है। हाँ, ये मत करना कि भैया स्पेलिंग गलत लिख गई हो। मिलर अलग है, मिलर ने अलग एक्सपेरिमेंट किया था। मिलर अलग साइंटिस्ट है जो इवोल्यूशन में पढ़ाएंगे। ये मुलर, मुलर है ये। बेटा बात समझ आई? बेटा बोलो, बात समझ आई? नोट कर रहे हो? जल्दी कर लो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है जनरली म्यूटेशन आर हार्मफुल। अंडरलाइन करो, गोला बनाओ। और लिखा हुआ एंड रेसेसिव। बताओ म्यूटेशन, बताओ रेसेसिव होता है या डोमिनेंट होता है? बोलो ना भाई। अब तो बात समझ आनी चाहिए भाई सबको। रेसेसिव होता है, डैश लगा के वहां पे लिख लो। दैट इज अपना इफेक्ट सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही शो करते हैं। दैट इज अपना इफेक्ट सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही शो करते हैं। मोहम्मद शोएब रजा खान कहते हैं हार्मफुल क्यों? भैया जेनेटिक मटेरियल में, भैया डीएनए के बेसिस में कौन सा चेंज कहां पर अचानक से आ जाए, हमें क्या पता। अगर कुछ चेंज आ गया तो भाई साहब अभी हम बताएंगे म्यूटेशन से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। हार्मफुल वाली बातें अभी बता रहे हैं बेटा शोएब रजा खान। लेकिन आप ये समझ लो, कोई अचानक से जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ जाए, पता नहीं कौन सा अमीनो एसिड बनना हो, कौन सा अमीनो एसिड बन जाए, पता चला आंख बनाना हो कान बन जाए। म्यूटेशन है, कुछ भी हो सकता है। आंख में से आंसू निकलते, पता चला रेज निकलना शुरू हो जाए, तुम तो पता चला पूरा का पूरा घर में जाओ, ऐसे आंखें खोल के देख लो, सारे पता चला सबको जला दो। देखो जाके मूवी म्यूटेंट वाली, बहुत बढ़िया लगेगा, मजा आएगा उसमें। ठीक बेटा, आओ चले। अब अगला टर्म पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन। अब म्यूटेशन को समझो। आप मुझे बताइए म्यूटेशन एक सडन चेंज है या प्रोग्रेसिव चेंज है? सडन चेंज है।
म्यूटेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है या डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है? एक पीढ़ी में अगर म्यूटेशन हो गया तो हर पीढ़ी म्यूटेशन होगा भैया? एक पीढ़ी में हो गया लेकिन अगली पीढ़ी जा सकता है, वो डिजीज दे सकता है, वो अपना इफेक्ट दे सकता है, लेकिन हर पीढ़ी में म्यूटेशन होगा ये क्लियर नहीं है। हेरिटेबल है लेकिन कोई हेरिडिटी थोड़ी ना है। तो म्यूटेशन डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। बताओ हार्मफुल होता है यूजफुल होता है? हार्मफुल या यूजफुल? आप जनरली बोलो हार्मफुल, रेयरली यूजफुल। बताओ हम तुमसे पूछे जो म्यूटेशन है वो म्यूटेशन है रेसेसिव होता है या फिर डोमिनेंट होता है? रेसेसिव होता है। ठीक बेटा। और इसे भैया ये जो हम लोग 24 घंटे या फिर हम लोग जो अपनी जिंदगी इस एनवायरनमेंट में यहां पर काट रहे हैं, हमारे अंदर जो जीन लेवल पर म्यूटेशन हर टाइम हो रहे हैं। हम जो भी चीजें खा रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस रेज में रह रहे हैं, हमारे अंदर म्यूटेशन हो रहे हैं, लेकिन म्यूटेशन का इफेक्ट नहीं दिख रहा क्योंकि म्यूटेशन रेसेसिव कैरेक्टर होता है, हमें जनरली दिख नहीं रहा उसका असर। इसी वजह से शादियां एक ही जगह नहीं करी जाती। हो सकता है म्यूटेशन वाला मतलब वही कैरेक्टर आगे चला जाए और रेसेसिव हो जाए, रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए, अपना इफेक्ट शो कर दे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाए। इसी वजह से दूर दूर कैरेक्टर को हम लेकर चलते हैं। पता चला दूर का वही कोई भी चीज हो वहां के कैरेक्टर मिले और वो कैरेक्टर मिलेंगे तो न्यू कैरेक्टर आएंगे, कोई ऐसी चीजें नहीं आएंगी म्यूटेशन वाली, है ना। तो म्यूटेशन क्यों रेसेसिव है वो भी बता दिया, क्यों हार्मफुल है ये भी बता दिया। आइए म्यूटेशन की बात करें। देखो म्यूटेशन के 3 रीजन हो सकते हैं, यही बात समझ लेना, यही रीजन समझ लेना। बताओ म्यूटेशन का मतलब क्या? जीन में चेंज। किस में चेंज? जेनेटिक मटेरियल में चेंज। और जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। और डीएनए क्या है? क्रोमोसोम। डीएनए का ही तो पैकिंग क्रोमोसोम है। म्यूटेशन के 3 रीजन हो सकते हैं भैया। म्यूटेशन में पहला रीजन हम ये बता रहे हैं कि भैया क्रोमोसोम पर न्यूक्लियोटाइड लेवल पर या जीन लेवल पर चेंज हो जाए। किस लेवल पर चेंज हो जाए? जीन लेवल पर कोई चेंज हो जाए। और जीन लेवल पर चेंज हो जाए तो बताओ ऐसा म्यूटेशन क्या कहलाया जाएगा? ऐसा म्यूटेशन जीन म्यूटेशन। ठीक। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है कि भैया जीन के ही डीएनए के ही मतलब जो है ना पैकिंग से क्रोमोसोम बने, है ना। क्रोमोसोम में चेंज आ जाए, क्रोमोसोम में चेंज हो जाए। क्रोमोसोम में चेंज 2 तरह से आ सकता है। पहला चेंज क्रोमोसोम में ही कोई गड़बड़ी हो जाए, पता चला कोई पार्ट टूट के अलग हो जाए, कोई पार्ट डबल दूसरा बन जाए, कोई पार्ट जो है ना कहीं टूट के दूसरी जगह जुड़ जाए, मतलब क्रोमोसोम में ही कोई चेंज हो जाए, क्रोमोसोम में कोई डिसफॉर्मेलिटी हो जाए, क्रोमोसोम में कोई चेंज हो जाए तो उसे बोलते क्रोमोसोमल एबरेशन। ठीक। और दूसरा क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए, मतलब हम कहेंगे अगर क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो जाए, क्रोमोसोम के अंदर चेंज आ जाए। ठीक। और दूसरा क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए, पता चला क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए। और नंबर में चेंज आ जाएगा तो बोलो हम कहेंगे कि भैया नंबर में अगर चेंज आ जाए तो भाई पता चला 46 क्रोमोसोम में 47 हो जाए, दिक्कत है। बोलो 46 क्रोमोसोम होते 45 क्रोमोसोम हो जाए, बताओ दिक्कत है। पूरा एक्स क्रोमोसोम कम हो गया। क्रोमोसोम में कोई डिसफॉर्मेलिटी आ जाए, क्रोमोसोमल एबरेशन। हम यहां पर यह कह सकते हैं म्यूटेशन आर ऑफ 2 टाइप। गौर करें, अगर वो चेंज जीन लेवल पर है, न्यूक्लियोटाइड लेवल पर है, तो हम कहेंगे इस म्यूटेशन को जीन म्यूटेशन। क्या बोलेंगे बेटा? जीन म्यूटेशन। और अगर कोई चेंज आ जाए क्रोमोसोमल लेवल पर तो बताओ ये म्यूटेशन क्या कहलाया जाएगा? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब आप ये समझ गए, वही क्रोमोसोम लेवल पर चेंज आए तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और न्यूक्लियोटाइड या जीन लेवल पर चेंज आए तो जीन म्यूटेशन। अब आपके कोर्स में जीन म्यूटेशन 2 तरह के हैं। एक बता रहे हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, अभी हम बताएंगे क्या होता है। और दूसरा है पॉइंट म्यूटेशन। क्या है बेटा? पॉइंट म्यूटेशन। आपसे पूछा जाए कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन किस तरह के म्यूटेशन है, क्रोमोसोमल है या जीन लेवल पर है? जीन म्यूटेशन है। कैसे बेटा? जीन लेवल पर म्यूटेशन है। बात समझ आ रही है?
और अगर क्रोमोसोमल की बात करें तो यहां पर भी दो तरीके के हैं। अगर क्रोमोसोम के लेवल पर अगर एक ही क्रोमोसोम में कोई चेंज आ जाए होमोलॉगस में, तो हम इसे बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल एबरेशन। और अगर क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज आ जाए तो उसे बोलते हैं जीनोमैटिक। क्या बोलते हैं? जीनोमैटिक म्यूटेशन। नंबर में चेंज आ जाए, क्रोमोसोमल नंबर में चेंज आ जाए तो हम कहते हैं उसे जीनोमैटिक। जीन म्यूटेशन नहीं, जीनोमैटिक म्यूटेशन। बेटा बात समझ आ रही है? कैसा म्यूटेशन? जीनोमैटिक म्यूटेशन। आपको कुछ नहीं करना, आपके म्यूटेशन के आगे दो तीर बने होंगे, बनेंगे नहीं? बने हैं। एक पर लिखा होगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एक पर लिखा होगा पॉइंट म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन आर ऑफ टू टाइप, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और बोलो जीन म्यूटेशन। और वहां पर जीन म्यूटेशन पर स्प्रिंग वाला गोला बनाओ और वहीं पर डैश लगा के वहीं पे लिखो क्रोमोसोम में जीन लेवल पर चेंज आ जाए। क्रोमोसोम में जीन लेवल पर चेंज आ जाए तो जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोम में जीन लेवल पर चेंज आ जाए तो जीन म्यूटेशन। ठीक। और क्रोमोसोमल म्यूटेशन के नीचे दो आंसर लिख लो भैया, एक ही क्रोमोसोम में कोई चेंज आ जाए या क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए। यहां पर जीनोमैटिक म्यूटेशन के आगे ब्रैकेट में लिख लेना क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए। यहां पर भैया क्रोमोसोमल एबरेशन को क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए तो क्रोमोसोमल एबरेशन। और क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए तो हम कहेंगे उसे जीनोमैटिक म्यूटेशन। है दोनों क्रोमोसोमल म्यूटेशन, नाम मिलते जुलते हैं। और यही बात लिखा था कि भैया जीन लेवल पर चेंज आ गया, बताओ क्या म्यूटेशन कहते हैं? पहला ऑप्शन लिखा था जीन म्यूटेशन, दूसरा लिखा था क्रोमोसोमल म्यूटेशन, तीसरा बोझ, चौथा नन। तो आंसर होगा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, है ना। और अगर हम जीन लेवल पर चेंज आए तो जीन म्यूटेशन, और क्रोमोसोम पर वही स्ट्रक्चर में और नंबर में चेंज आ जाए तो नाम होगा जीनोमैटिक। और पहले वाला होगा क्रोमोसोमल एबरेशन, मतलब स्ट्रक्चर में चेंज, क्रोमोसोमल एबरेशन। और अगर उसके क्रोमोसोम के नंबर में चेंज तो उसे बोलते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन। नोट कर लिया बेटा? सब लोग बताओ नोट कर लिया? बोलो जल्दी जल्दी। नोट कर लिया सबने? बोलो ना यार, जल्दी बोलो तो आगे चलें। सब लोग बोले, सब लोग बोले, जल्दी से चलें। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आपसे पूछें अल्टीमेट कॉज क्या है वेरिएशन का? अल्टीमेट का मतलब होता मेन कॉज, वेरिएशन का अल्टीमेट कॉज क्या है? सब लोग बोलो। यस, क्रॉसिंग ओवर, या फिर हम कहेंगे रिकॉम्बिनेशन। ठीक, लिखो एक पॉइंट, नीचे पॉइंट लिखने की एक जगह होगी, लिखो पॉइंट। द अल्टीमेट कॉज ऑफ वेरिएशन, द अल्टीमेट कॉज ऑफ वेरिएशन, द अल्टीमेट कॉज ऑफ वेरिएशन is called, sorry, is the ultimate cause of variation is the crossing over, is the crossing over, crossing over, ऑब्लिक बना के लिख लेना रिकॉम्बिनेशन, ऑब्लिक बना के लिख लेना रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। फिर से आगे पढ़ाने से पहले फिर से हम बोल रहे हैं कि अगर देखो म्यूटेशन तीन तरह से हो सकता है। अगर जीन लेवल पर या न्यूक्लियोटाइड लेवल पर चेंज आ जाए तो आपका जीन म्यूटेशन, और अगर क्रोमोसोम लेवल पर चेंज आ जाए तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन आर ऑफ टू टाइप, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन। जबकि क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी आर ऑफ टू टाइप, अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए तो क्रोमोसोमल एबरेशन, और अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए तो जीनोमैटिक म्यूटेशन, या फिर इसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। ठीक बेटा, जीनोमैटिक म्यूटेशन। बात क्लियर है यहां तक?
शौर्य मिश्रा, पॉइंट म्यूटेशन क्यों पूछ रहे हो बे? अभी तो पढ़ाने ही वाले हैं, क्यों पूछ रहे हो? ठीक, तुमने तो अगर पॉइंट म्यूटेशन पूछा तो नालायक तुमने फ्रेम शिफ्ट क्यों नहीं पूछा? है भाई, बोलो बोलो, तुमने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्यों नहीं पूछा? फ्रेम शिफ्ट आता है क्या? बोल नहीं रहा। जीन म्यूटेशन दो तरह के थे, बोलो कौन कौन से तरह के? पहला फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, कैसा बेटा? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और दूसरा होता है पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। तो आओ सबके बारे में बता दीजिए, बता दिया, यही रह गया था। अच्छा नालायक, चलो पहला म्यूटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फ्रेम शिफ्ट। और बताइए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है वो किस तरह का म्यूटेशन है? जीन म्यूटेशन है या क्रोमोसोमल म्यूटेशन है? आप सब लोग बताएं, बताइए कैसा म्यूटेशन है? जीन म्यूटेशन है, जीन लेवल पर चेंज हुआ है। ठीक, बात गौर से समझना। पहली बात तो मोहम्मद शोएब रजा खान स्पेलिंग सही कर लो, बहुत पहले जाओगे। समझ गए? जीन को कैसे लिख रहा है? एक्स से लिख रहा है, पगलेट आदमी। आओ, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन क्या है? पढ़ाने से पहले आप समझ लो। जीन में चेंज आएगा, क्या आएगा? जीन में चेंज। जीन में चेंज कैसे आ सकता है? जो जीन क्या है? जीन क्या है? स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए बता चुका हूं। जीन इज क्या? जीन इज नथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, इट इज अ कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए, इट इज अ प्रोटीन बनाने वाला डीएनए, इट इज अ कोई ट्रांसलेटरी डीएनए जो अपने आप को प्रोटीन बना के रिप्रेजेंट करता हो। कोडिंग पार्ट ऑफ, कोडिंग सीक्वेंस ऑफ, या फिर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रखने वाले डीएनए को ही तो जीन कहते हैं भाई। ठीक भाई, तो भैया यहां पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब समझ लो। हम कहें जीन में चेंज आता है किसी भी बेस के, क्या बेस? जीन में है क्या? दो स्ट्रैंड है, डीएनए की बात कर रहे हैं, दो स्ट्रैंड है और उस पर बेस लगे हुए हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये बेस लगे हुए हैं, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगे हुए हैं। और इन्हीं के सीक्वेंस की वजह से तीन तीन जो बेस मिलकर एक जेनेटिक कोड बनाते हैं, और एक जेनेटिक कोड एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अमीनो एसिड की चेन को हम प्रोटीन बोलते हैं, और प्रोटीन जो है ना कुछ एंजाइम बनाएगी, कुछ स्ट्रक्चर बनाएगी, बॉडी बन जाएंगी, फंक्शन हो जाएंगे। मतलब सब काम कौन कराएगा? डीएनए कराएगा। और डीएनए का भी कौन सा पार्ट कराएगा? जिसके ऊपर जीन होते हैं। ठीक भाई, बेटा बोलो यहां तक। एक्चुअली फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है? यहां पर जीन में मतलब उसके डीएनए में चेंज आता है किसी भी बेस के, एक या एक से ज्यादा। समझ रहे बात? कायदे सुनना। किसी भी बेस के एडिशन या फिर डिलीशन, मतलब ऐड हो जाने की वजह से या उस बेस के निकल जाने की वजह से होने वाले म्यूटेशन को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। जब भी कभी भी मेन डीएनए के बेस में कोई एडिशन होगा या डिलीशन होगा किसी भी बेस का, तो जहां पर चेंज आएगा, जहां पर ये एडिशन और डिलीशन होगा, उसके आगे आने वाले जितने भी जेनेटिक कोड होंगे सब में धीरे धीरे चेंज आ जाएगा। मतलब पूरा का पूरा फ्रेम बदल जाएगा। ऐसा म्यूटेशन जिसकी वजह से पूरा का पूरा आगे का फ्रेम ही चेंज हो जाए, पूरा का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो जाए, उसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें किसी भी बेस पेयर का क्या होता है? एडिशन या फिर बोलो एडिशन या डिलीशन। ऐड हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। इसकी वजह से आगे आने वाले जितने भी कोड होंगे, एक नहीं बदलेगा, वो तो बदलेगा ही।
जहां पर एडिशन और डिलीशन हुआ है उसके आगे आने वाले सारे कोड बदल जाएंगे। अभी हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक, तो ऐसे म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ही लगे लगे में हम बात कर लें जीन में पॉइंट म्यूटेशन की। हमने कहा यहां पर बेसिस का क्या होता है? एडिशन और डिलीशन। लेकिन पॉइंट म्यूटेशन में बेस का होता है रिप्लेसमेंट। क्या होता है? रिप्लेसमेंट। वहां एडिशन और डिलीशन नहीं होता। पता चला एडेनिन लगा, वहां पर एडेनिन की जगह ग्वानिन आ गया। एडेनिन की जगह क्या आ गया? ग्वानिन। एडेनिन की जगह ग्वानिन आ गया। एडेनिन हटा या लगा नहीं, एडेनिन की जगह ग्वानिन आ गया। तो जो चेंज आएगा वो पर्टिकुलर एक जेनेटिक कोड पर आएगा। जो चेंज आएगा पर्टिकुलर एक पॉइंट पर आएगा। पूरा फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा, वो सिर्फ चेंज एक पॉइंट पर दिखाई देगा। उसी को हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई सबको? हम बता रहे हैं अगर बेसिस का एडिशन और डिलीशन हो जाए तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर बेस का रिप्लेसमेंट हो जाए तो उसे कहते हैं जीन म्यूटेशन। क्लियर हो गया? बात क्लियर? सबको बोलो। यहां तक हमने अभी तक समझाया नहीं है, हमने सिर्फ बताया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, जीन म्यूटेशन क्या है, सॉरी पॉइंट म्यूटेशन क्या है। अगर बेसिस का एडिशन और डिलीशन हो जाए तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और अगर वही बेस का रिप्लेसमेंट हो जाए तो उसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। हाँ, प्रूफ कर दीजिए। अभी कर दे रहे हैं बेटा। आओ देखो, प्रूफ करने की बात है। पहला पॉइंट पढ़ लें क्या? पहला पॉइंट पढ़ लें। पहला पॉइंट देखो लिखा होगा, इट इज ड्यू टू द एडिशनल और डिलीशन। एडिशन कर देना, एडिशनल नहीं, एडिशन, एल काट देना। इट इज ड्यू टू एडिशन एंड डिलीशन ऑफ सिंगल और मोर बेसिस। सिंगल और एक या एक से ज्यादा बेसिस का एडिशन हो जाए या डिलीशन हो जाए इन द डीएनए, ड्यू टू विच ऑल द जेनेटिक कोड्स इन द रीडिंग फ्रेम ऑन द एमआरएनए चेंज टू, तो हम कहेंगे एमआरएनए चेंज और शिफ्ट इनटू द न्यू फ्रेम। मतलब जो पुराना फ्रेम था वो बिल्कुल न्यू फ्रेम में बदल जाएगा। आप कहोगे कैसे बदल जाएगा सर? अगर आप समझा दो तो मजा ही मजा आ जाए। लो, हम थोड़ा सा जगह चाहते हैं, हम जगह की बात कर रहे हैं। ठीक, हम पहला म्यूटेशन पढ़ा रहे हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। हम हेडिंग भी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी बड़ी जगह चाहिए। हमने कहा बेटा, हमने लिया एक जीन। क्या लिया? जीन लिया। हमने कहा भाई तुम जीन हो। ठीक, अगर ये भाई जीन है तो हम जीन को हम क्या और बोल सकते हैं? हम इसे जीन बोल सकते हैं। लो, हम यहां लिख दे रहे हैं, ये है जीन, है ना? जीन का मतलब आप इतना समझ गए होगे भाई साहब, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या? सेगमेंट ऑफ डीएनए। और डीएनए का सेगमेंट है तो डीएनए दो स्ट्रैंड पाया जाता है, एक होगा 5' to 3' और एक होगा 3' to 5'। स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। और जीन है क्या? जीन इज नथिंग, जीन इज द डीएनए। ओके बेटा, अब हमने कहा यहां पर अब डीएनए है तो बेस हो गए। हमने कहा भाई साहब ए लगा है, टी लगा है, जी लगा है, सी लगा है, फिर जी लगा है, सी लगा है, टी लगा है, ए लगा है, जी लगा है। 3 3 6 3 9। ठीक, ये हमने जीन लगा दिए, हमने बेस लगा दिए। ठीक, और आपको पता है कि इसके अपोजिट जो भी स्ट्रैंड होता है उसके वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। हमने कहा इसमें अगर हम बात करें तो एक स्ट्रैंड कहलाया जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। क्या होता है? कोडिंग स्ट्रैंड। और जो दूसरा एंड कहलाया जाता है उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड हम कह सकते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कोडिंग के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब अगर यहां पर ए लगा है तो यहां पर दूसरे कलर से बना रहे हैं, हम कह रहे हैं यहां पर ए के सामने क्या लगेगा? हमने कहा टी लगेगा। भैया याद आ रहा है ना? एडेनिन आलू के साथ टमाटर, गुड़ के साथ शक्कर, आयोडीन के साथ थाइमीन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन। ऐसा ही तो लगता है। एडेनिन के साथ थाइमीन लगेगा, थाइमीन के साथ एडेनिन लगेगा। हम अपने पे चलते हैं, सब्जी सब्जी से जुड़ेगी, मीठा मीठे से जुड़ेगा, आलू टमाटर से जुड़ेगा, गुड़ शक्कर से जुड़ेगी।
आप देखो, आलू है, टमाटर, टालू, वो टालू का है, टमाटर है तो आलू है, गुड़ है तो शक्कर है, शक्कर है तो गुड़ है, गुड़ है तो शक्कर है, शक्कर है तो गुड़ है, टमाटर है तो आलू है, आलू है तो टमाटर है, और गुड़ है तो शक्कर है। भैया हमने बेस बना दिए। दिख रहा है ना आप लोगों को? आप लोगों को दिख रहे हैं ना? बोलो सब लोग यार। चलो, अब हमने क्या किया भैया, हमने क्या ले लिया, टेम्पलेट स्ट्रैंड ले लिया। हमेशा जो एमआरएनए बनता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के बनता है। किससे बनता है याद रखना, किससे बनता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड हमने ले लिया, और टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है? 3' to 5'। और टेम्पलेट स्ट्रैंड पर कौन से कोड है भैया? थाइमीन है, एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडेनिन है, थाइमीन है, साइटोसिन है। ठीक बेटा, ये हो गया उसका टेम्पलेट स्ट्रैंड। और टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही बनता है एमआरएनए। लो, हमने कहा एमआरएनए, और जब टेम्पलेट स्ट्रैंड से एमआरएनए बनेगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड 3' to 5' है तो भैया एमआरएनए बनेगा 5' to 3'। ठीक बेटा, अब 5' to 3' बनेगा, गौर करना। हमने कहा थाइमीन है तो बताओ यहां पर क्या जुड़ेगा? थाइमीन है तो भैया टमाटर है तो आलू है, आलू है तो क्या होगा बोलो? टमाटर। भैया एमआरएनए में, आरएनए में थाइमीन नहीं होता, यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल। थाइमीन की जगह क्या होता है? यूरेसिल। अगर यहां पर तो डीएनए था तो आलू टमाटर, टमाटर आलू। लेकिन अगर आरएनए बनाओगे ना तो एडेनिन के साथ थाइमीन नहीं आएगा, आलू के साथ टमाटर नहीं आएगा, यूरेसिल आएगा। आप देखो, थाइमीन के साथ एडेनिन, एडेनिन के साथ यूरेसिल, शक्कर के साथ गुड़, गुड़ के साथ शक्कर, शक्कर के साथ गुड़, गुड़ के साथ शक्कर, एडेनिन के साथ थाइमीन या यूरेसिल? यूरेसिल। थाइमीन के साथ एडेनिन, शक्कर के साथ गुड़। एमआरएनए पर स्ट्रैंड आ गए। एमआरएनए पर जब स्ट्रैंड आ गए तो आप गौर करो तो भैया एक कोड बना, ये AUG। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं। कैसे होते हैं? 3 कोड मिलकर एक जेनेटिक कोड बनाते हैं, 3 बेस मिलकर एक जेनेटिक कोड बनाते हैं। एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड के लिए होता है। ठीक भाई, ये बात हम लोग आगे फिर से पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। अभी आप समझो कि एक अमीनो एसिड के लिए कितने बेस होते हैं? 3। जेनेटिक कोड कितने बेस से मिलकर बना होता है? 3। अब आप देखो, एक आपका मतलब कोड ये बन गया AUG, दूसरा कोड बन गया CGC, तीसरा कोड बन गया UAG। 3 कोड बन गए। ये बेसिक काम है, नॉर्मल काम है, यही बनेगा। और ये भैया एमआरएनए बन गया तो एमआरएनए अब बनाएगा प्रोटीन। ये एक एक कोड मिलकर एक एक अमीनो एसिड बनाएंगे। हमने कहा एक अमीनो एसिड यहां बना, इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा यहां से बना, इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड, तीसरा यहां से बना। ये हो गया अमीनो एसिड की चेन। यही तो प्रोटीन है। अरे भैया यही तो प्रोटीन है। डीएनए ने अपना कैरेक्टर इस प्रोटीन को बनाकर शो कर दिया। अब ये एंजाइम की तरह वर्क करे, स्ट्रक्चर बनाए, फंक्शनल वर्क करे, ये अब डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को कौन सा काम करवाना है। ठीक इस तरह से डीएनए पर इंफॉर्मेशन लिखी रहती है और कैरेक्टर उसके हिसाब से बनता है। वो चाहे एंजाइम की तरह वर्क करेगा या वो एंजाइम जो है ना स्ट्रक्चर बनाएगा या किसी फंक्शनल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये डिसाइड करेगा आपका डीएनए कि आपकी बॉडी को क्या काम करवाना है। ठीक भाई, अब ये तो नॉर्मल काम हुआ। अब क्या हुआ? अब हम बता रहे हैं म्यूटेशन को। म्यूटेशन में यह हुआ कि भैया जेनेटिक मटेरियल में आ गया चेंज। ठीक, और चेंज आने पर हमने क्या कह दिया? चौथी पोजीशन पर यहां पर क्या है? ग्वानिन है ना। अब हमने क्या किया? यहां पर चेंज हुआ और 4th पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन पर? 4th पोजीशन पर ग्वानिन जो है वो हो गया है एड। हमने कहा ग्वानिन का हुआ है एडिशन। किसका एडिशन हुआ है? ग्वानिन का।
जी को हमने ऐड कर दिया कौन सी पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर, 1 2 3। अब जी इधर सरक जाएगा, वहीं पर एक और जी आ जाएगा नया वाला। क्या आ जाएगा, नया वाला। आप कहोगे सर नया वाला जी आ जाएगा तो पहले भी तो जी था, कोई चेंज नहीं आएगा। आओ देखते हैं। आओ देखो, हमने अब टेम्पलेट स्ट्रैंड बना रहे हैं और टेम्पलेट स्ट्रैंड पर बोलो क्या होगा, हम व्हाइट से लिख रहे हैं। हमने कहा पहले क्या था, पहले बोलो क्या था, टी था, बोलो, फिर ए था, फिर क्या था, सी था, फिर एक नया कौन सा ऐड हुआ, पीछे हम वो पीले से बना रहे हैं, जी एक नया ऐड हुआ, ठीक। और फिर क्या था, फिर क्या था बोलो, फिर जी था वहां पर, फिर बोलो क्या था, सी था, फिर क्या, जी ए टी सी, ये था। अब इसके यहां पर फोर्थ पोजीशन पर ऐड होने की वजह से अब जो एमआरएनए बनेगा, लो एमआरएनए बना रहे हैं, एमआरएनए बनेगा तो बोलो क्या बनेगा, टी के साथ क्या बनेगा, बोलो टी के साथ क्या आएगा, कलर चेंज कर ले रहे हैं, टी के साथ क्या आएगा भैया, टमाटर के साथ आलू, बोलो ना यार, आलू के साथ टमाटर, यूरेसिल क्योंकि आरएनए है। बताओ शक्कर के साथ गुड़, गुड़ के साथ शक्कर, हम ये से पीले ही से बना रहे हैं, गुड़ के साथ बोलो क्या, शक्कर, हमने पीले से ही बनाया, यहां पर सी नया आया है, ठीक। अब हमने कहा पुराने वाले को व्हाइट से ही, व्हाइट से नहीं पिंक से बना रहे, लो पर्पल से। अब देखो गुड़ के साथ क्या आएगा, शक्कर आएगी, फिर शक्कर के साथ गुड़ आएगा, और फिर बताओ गुड़ के साथ शक्कर, आलू के साथ टमाटर, टमाटर के साथ आलू, और शक्कर के साथ गुड़। अच्छा हाँ, यहां पर भूल गए, आप देखो यहां पर एडेनिन के साथ आलू के साथ टमाटर आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्या आएगा, यूरेसिल आएगा, टमाटर के साथ क्या आएगा, आलू, शक्कर के साथ क्या आएगा, गुड़। अब देखो फोर्थ पोजीशन पर ग्वानिन के ऐड होने की वजह से, अब आप देखो पहला वाला तो सेम रहा, पहला वाला जेनेटिक कोड एयूजी, यहां पर भी एयूजी, यहां पर भी। अब देखो कौन सा आ गया, सी सी जी, यहां पर क्या था, यहां पर था जी सी जी, सी जी सी, अच्छा अच्छा, और यहां पर क्या आया, सी सी जी, सेम आ गया, नहीं नहीं सेम कैसे आ गया, यहां पर था सी जी सी दूसरा कोड, और यहां पर आया सी सी जी, बदल गया भाई साहब, बदल गया। और यहां पर देखो अगला क्या था, यू ए जी, यहां पर हो गया सी यू ए, मतलब तीसरा भी बदल गया, मतलब दूसरा भी बदल गया, तीसरा भी बदल गया, और आगे जितने भी आएंगे वो सब बदलते चले जाएंगे। मतलब सिर्फ एक एडिशन होने की वजह से आगे आने वाले जितने भी कोड होंगे सब बदल जाएंगे। बताइए जो पहले जो आपका मतलब यहां पर जो फ्रेम था वो दूसरे फ्रेम में बदल गया या नहीं, बोलो बोलो सब लोग बोलो, क्या फ्रेम पूरा नया शिफ्ट हो गया कि नहीं? आवाज नहीं आ रही, ना 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 आवाज नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा, बोलो बेटा। सेकंड पोजीशन पर ए टी से होगा, कौन बोला ये, सौम्य पांडे। यहां पर बेटा एमआरएनए पांडे, बहु मारेंगे, आलू टमाटर से नहीं यूरेसिल से जुड़ेगा, एमआरएनए है बेटा सौम्य पांडे, ए टी से नहीं होगा, ए यू से ही होगा, क्योंकि ये एमआरएनए है। आरएनए पर भैया थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है। समझ आया पांडे? पांडे को समझ नहीं आया? पांडे समझ आया बेटा? पांडे समझ आया? बोलो पांडे समझ आया? ओके सर, चेंजेस तो कोडिंग सीक्वेंस में होगा, नॉन कोडिंग में तो चेंज नहीं आएगा। हाँ, नॉन कोडिंग हमारे काम का भी तो नहीं, हमारे अंदर कोई प्रोटीन थोड़ी ना बना रहा है ना, तो उसमें हमें चेंज से क्या लेना देना, हमें अपने कोडिंग सीक्वेंस से काम है ना, तो दूसरे में चेंज आ रहा नहीं आ रहा उससे क्या लेना देना। आप देखो यहां तो हमने ऐड किया था, चलो हम डिलीशन पर भी देख लेते हैं। हमने क्या किया, चलो फोर्थ पोजीशन पर कौन है, ग्वानिन है। हमने फोर्थ पोजीशन के ग्वानिन को
डिलीट कर दिया, मतलब हमने कर दिया डिलीशन। अब अगर डिलीशन कर दिया तो आओ हम टेम्पलेट स्ट्रैंड लिखते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड लिखेंगे तो बोलो क्या हो गया, बोलो ये अब जी गायब हो जाएगा, और जी गायब हो गया तो इसके ऊपर हो गया TAC, जी तो गायब हो गया। फिर बोलो क्या हो गया, C, फिर क्या हो गया G, फिर क्या हो गया A, फिर क्या हो गया T, फिर हो गया C। ये हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से जब mRNA बनेगा तो बताइए, ये तो आपका 3' to 5' था, लेकिन जो mRNA होगा वो कैसा होगा, 5' to 3'। अब इसके कोड बना रहे हैं। अब जब कोड बनाएंगे तो आप देखो, थाइमीन के साथ क्या, एडेनिन, एडेनिन के साथ क्या, आलू के साथ टमाटर नहीं, यूरेसिल, सी के साथ जी, बताओ जी के, सी के साथ फिर जी के साथ सी, ए के साथ यू, टी के साथ ए, सी के साथ जी। मतलब पहला वाला तो वैसा ही रहा क्योंकि चेन चौथे पर आया। फिर देखो फिर क्या आया, दूसरा वाला GCU, हाँ दूसरा वाला GCU, लेकिन यहां पर क्या था CGC, मतलब दूसरा चेंज हो गया, मतलब दूसरा क्या हो गया, चेंज हो गया। अब तीसरा था UAG, यहां पर सिर्फ AG बचा, मतलब आगे वाला भी, तीसरा वाला भी चेंज हो गया होगा। मतलब एडिशन किया तो भी पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया, और डिलीशन किया तो भी फ्रेम शिफ्ट हो गया। अगर किसी बेसिस का एडिशन और डिलीशन करने पर पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाए, पूरा का पूरा फ्रेम बदल जाए, इसी को हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बात समझ आई या नहीं? सर एक बेस खाली छूट रहे दोनों में, उसका क्या होगा? बेटा अभी डीएनए आ गए ना, हमने तो यार इतने ही बेस लिए, डीएनए पे तो हजारों बेस होते हैं। अगर 2 बच गया तो वो डीएनए ही नहीं बनाएगा, क्योंकि एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए कम से कम 3 चाहिए, तो वो कुछ नहीं बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा बेटा। शौर्य मिश्रा रिपीट, क्या हो गया बेटा शौर्य, अब क्या प्रॉब्लम है? अभी पहले बनाओ इसे, फोटो खींचो, इसे फोटो भेज देना। समझ आ गया बेटा? अरे बोलो, बोल बेटा, सब लोग बोलो यार, समझ आ गया? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन समझ आया? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, बेस का अगर एडिशन और डिलीशन कर दिया जाए तो एडिशन और डिलीशन की वजह से पूरा का पूरा फ्रेम बदल जाता है, इसी को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। बात खत्म। शोएब रजा खान, बात समझ आई? देखो हमने पूरी बात बता दी है, पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट आगे का बदल रहा है सिर्फ एडिशन और डिलीशन की वजह से, इसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आइए दूसरे म्यूटेशन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है पॉइंट म्यूटेशन। इसका फोटो हम भेज देंगे। आ रही है? कौन आ रहा है बेटा? तुम कसम से सही लिख दिया करो यार। आओ, अगला म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, और अगला दूसरा म्यूटेशन है हमारे पास, कौन सा? पॉइंट म्यूटेशन। कौन सा बेटा? पॉइंट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन आपको पता है यहां पर एडिशन और डिलीशन नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? रिप्लेसमेंट। मतलब एक बेस से दूसरे का क्या हो जाएगा? रिप्लेसमेंट। नहीं नहीं हमें समझ नहीं आ रहा सर, आप बता दो। हमने कहा चलो एक डीएनए ले लेते हैं, मतलब डीएनए नहीं, हम लेते हैं जीन, और जीन ले लिया तो आपको पता है एक होता है उसका एंड 5' to 3' और एक होता है 3' to 5'। और हमने कहा कि भैया एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड, क्या होता है? कोडिंग स्ट्रैंड, और एक क्या होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। आप मुझे बताइए कौन से स्ट्रैंड से आरएनए बनता है? आप कहोगे टेम्पलेट स्ट्रैंड से। हमने कहा इस पर कौन से बेस हैं? हमने कहा एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, फिर बना दिया। ठीक, चलो हम यहाँ पर थाइमिनोल ले ले रहे हैं। ओके, 3 3 6 3 9, चलो हमने 9 बेस ले लिए। आप बताइए इसके सामने वाले पर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे,
बताइए टमाटर के साथ कौन जुड़ेगा? आलू। आलू के साथ कौन होगा? टमाटर। गुड़ के साथ क्या होगी? शक्कर। शक्कर के साथ गुड़। गुड़ के साथ शक्कर। आलू के साथ टमाटर, गुड़ के साथ शक्कर, शक्कर के साथ गुड़, आलू के साथ टमाटर। बड़ा मजा आ रहा होगा आलू टमाटर गुड़ शक्कर करने में, हमें तो आ रहा है ना? तो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड बन गया। हमने एक टेम्पलेट स्ट्रैंड ले लिया और टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही बनाना होता है हमें आरएनए। ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड के हमने सारे बेस ले लिए भैया। एडेनिन है, थाइमीन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमीन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है और थाइमीन है। अब इससे बनेगा क्या? एमआरएनए। एमआरएनए बनेगा तो इसके क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो बताओ एमआरएनए कैसा बनेगा? 5' to 3'। चलो आओ इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनाते हैं। बताओ एडेनिन के साथ क्या जुड़ेगा? यूरेसिल, क्योंकि थाइमीन नहीं होता। थाइमीन के साथ एडेनिन। बताओ साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, थाइमीन के साथ एडेनिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन और थाइमीन के साथ एडेनिन। मतलब एक जेनेटिक कोड बना ये, दूसरा जेनेटिक कोड बना CGA, तीसरा जेनेटिक कोड बना GCA। ये नॉर्मल काम है। अगर भैया ये प्रोटीन बनाएगा तो 3 अमीनो एसिड की ये प्रोटीन बन जाएगी, अपना कैरेक्टर शो कर रही होगी। हम क्या मतलब है, ये नॉर्मल काम है। अगर यहां पर जीन लेवल पर चेंज हो जाए, लो, और जीन लेवल पर चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? यहां पर रिप्लेसमेंट करेंगे। हमने माना कि चौथी पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन पर? मतलब एट 4th पोजीशन। आप कोई सी भी पोजीशन ले सकते हो, ऐसा नहीं है 4th पोजीशन में मुझे पैसे दिए। एट 4th पोजीशन ग्वानिन इज रिप्लेस्ड बाय एडेनिन। ग्वानिन को किसने रिप्लेस कर दिया? एडेनिन ने, म्यूटेशन की वजह से। और जब रिप्लेसमेंट कर दिया तो बताइए जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस पर क्या आएगा? भैया एडेनिन पहले से था, थाइमीन पहले से था, साइटोसिन पहले से था, और ग्वानिन के साथ क्या आ गया? ग्वानिन के साथ सामने क्या आ गया? एडेनिन। हमने लो पीले कलर से बना दिया और फिर हम सबको व्हाइट कलर से ही बना रहे हैं। बताओ साइटोसिन के साथ क्या? साइटोसिन है ना? साइटोसिन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमीन, ये हुआ। अब इसका बना एमआरएनए। एमआरएनए बना रहे हैं तो बताओ ये अगर 3' to 5' है तो बताओ ये कैसा होगा? 5' to 3'। कॉम्प्लीमेंट्री होगा। चलो आओ इसके बेस बनाते हैं। एडेनिन के साथ क्या जुड़ेगा? यूरेसिल आएगा। क्या आएगा? यूरेसिल। बताओ थाइमीन के साथ दूसरे कलर का बना देते, दूसरे कलर का बना देते। चलो हम पिंक से लिखते हैं। बताओ एडेनिन के साथ यूरेसिल, थाइमीन के साथ एडेनिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन। एक ही जगह हम दूसरा वही वाला कलर लेते हैं। बताओ एक ही जगह क्या आएगा? यूरेसिल। सी की जगह क्या आया? सी की जगह आया ग्वानिन। थाइमीन की जगह आया एडेनिन। नहीं, थाइमीन के साथ यूरेसिल आएगा। हाँ, सी की जगह आएगा जी के साथ आएगा सी, और टी की जगह ए, है ना? अब बताओ यहां पर UAG क्या पहले ही जैसा बना है? देखो पहला वाला UAG है या नहीं है? देखो है, पहले वाला सही है। दूसरा वाला बना है CGA, लेकिन दूसरा वाला यहां पर बन गया UGA। क्या बन गया? क्या बन गया बेटा? UGA बन गया। मतलब ये दूसरा वाला क्या हो गया है? चेंज। लेकिन तीसरा वाला यहां पर क्या है? GCA। यहां पर भी कौन सा था? GCA। मतलब तीसरा वाला है सही। मतलब यहां पर चेंज सिर्फ दूसरी पोजीशन पर ही आया, दूसरे जेनेटिक कोड पर ही आया, दूसरे अमीनो एसिड पर ही आया। तो मतलब इससे पूरा फ्रेम शिफ्ट नहीं हुआ, इससे सिर्फ एक पर्टिकुलर जेनेटिक कोड में चेंज हुआ। और ऐसे म्यूटेशन को हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। बात सबको पल्ले पड़ी या नहीं? फोटो खींचो। क्या बात सबको पल्ले पड़ी? बोलो बेटा, क्या सबको बात पल्ले पड़ी कि भैया जीन म्यूटेशन में चेंज सिर्फ आएगा? बोलो किस पे आएगा? जीन म्यूटेशन पर चेंज बोलो बेटा सिर्फ एक पर्टिकुलर कोड पर आएगा, उसे हम कहते हैं जीन म्यूटेशन। बात क्लियर या नहीं? अच्छा एक बात और तुम्हें बता दें साथ साथ, सब लोग गौर से सुनना।
ये फोटो भेज देंगे, जिसने नहीं बना पाया कोई बात नहीं, फोटो में भेज दूंगा, अभी आप लोग बना लेना, मैं ग्रुप पे सब लोग ऐड होंगे, मैं भेज दूंगा। आप एक बात सुनो, आपको ये बात पता है एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा जेनेटिक कोड होते हैं? हाँ बोलो, पता है कि नहीं? कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड होते हैं जिनके एक से ज्यादा जेनेटिक कोड होते हैं कि नहीं यार? बोलो यार। देखो अब आया, हम बता दे रहे हैं, तुमसे नहीं पूछ रहे, छोड़ो। कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड होते हैं जिनके एक से ज्यादा जेनेटिक कोड होते हैं, ठीक बेटा? हम अगर कहें कि भैया अगर किसी भी बेस का क्या हुआ है, रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट होने के बाद जो कोड बना वो सेम अमीनो एसिड का ही बन गया, एक से ज्यादा कोड होते हैं, है ना भैया? इस कोड में चेंज हुआ और ऐसा चेंज हुआ कि भाई उसी अमीनो एसिड का दूसरा कोड बन गया, तो क्या बनने वाले अमीनो एसिड में क्या कोई चेंज आएगा? मतलब जीन में म्यूटेशन तो हुआ बट उसका इफेक्ट शो नहीं हुआ, क्योंकि उसी का दूसरा कोड बन गया, उसी अमीनो एसिड का दूसरा कोड बन गया। तो ऐसे पॉइंट म्यूटेशन को हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। बात क्लियर हुई? ऐसे पॉइंट म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं? साइलेंट म्यूटेशन। ऐसे पॉइंट म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं? साइलेंट म्यूटेशन। बात क्लियर? क्या सबको बात क्लियर? बोलो ना यार, मजा नहीं आ रहा। लिखो एक पॉइंट, लिखो एक पॉइंट, वहीं पर नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट लिखो वहीं पर। अगर म्यूटेशन में, अगर पॉइंट म्यूटेशन में, ऐसे लिखना, अगर पॉइंट म्यूटेशन में जेनेटिक कोड चेंज होकर, अगर पॉइंट म्यूटेशन में जेनेटिक कोड चेंज होकर उसी अमीनो एसिड का दूसरा कोड बन जाए, उसी अमीनो एसिड का दूसरा कोड बन जाए, उसी अमीनो एसिड का दूसरा कोड बन जाए, तो ऐसा पॉइंट म्यूटेशन साइलेंट म्यूटेशन कहलाता है। तो ऐसा पॉइंट म्यूटेशन साइलेंट म्यूटेशन कहलाता है। सौम्य पांडे, बेटा क्लियर हुआ? पांडे, बेटा पांडे, ऐसा पॉइंट म्यूटेशन साइलेंट म्यूटेशन कहलाता है, साइलेंट म्यूटेशन कहलाता है। बात क्लियर? बात क्लियर? बोलो बेटा, बात क्लियर? इस तरह से हम लोगों का जीन म्यूटेशन खत्म हुआ और दूसरा म्यूटेशन है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। गौर करें, दूसरा म्यूटेशन है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और जो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है, अभी हम परिभाषाएं पढ़ेंगे, उसकी लाइन पढ़ेंगे, आप लोग खुद बताना कि ये क्रोमोसोमल एबरेशन है या फिर जीनोमैटिक म्यूटेशन है। पॉइंट पढ़े, पॉइंट पढ़े। पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है इट अराइजेस ड्यू टू लॉस। लॉस का मतलब डिलीशन एंड गेन। मतलब लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम में कुछ पार्ट का या तो लॉस हो जाए या गेन हो जाए, इधर से टूटा कहीं और जुड़ गया, ठीक, इंसर्जन हो जाए या फिर डिलीशन हो जाए, मतलब डुप्लीकेशन हो जाए ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए, रिजल्ट इन अल्टरनेशन, मतलब अल्टरनेशन इन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी या एबरेशन। मतलब बताओ, क्या ये बात समझ आई? बोलो बेटा, बोलो बेटा। हाँ सर, एडिशन या डिलीशन से बेस घट भी सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं डीएनए में बेस इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएंगे, तो सर ट्रिपलेट कहीं ना कहीं
ना कहीं नहीं बनेगा डीएनए में। हाँ बेटा, हमने कहा कि अगर कुछ अक्सर ऐड हो गया और एंड में आने के बाद या फिर डिलीट हो गया, तो एंड वाला जो भी आपका प्रोटीन बनाने वाला, जो भी अमीनो एसिड बनाने वाला एंड वाला जेनेटिक कोड है, हो सकता है उसका एक कोड बढ़ जाए। बढ़ जाएगा तो एक सिंगल रह जाएगा, क्योंकि बनेंगे तो 3 से ही ना, 4 से नहीं बन जाएंगे। हो सकता है एक कम हो जाए तो 2 से, तो 2 से कोई कोड नहीं बनेगा ना 4 से बनेगा, बनेगा 3 से ही। तो मतलब वो अमीनो एसिड पर्टिकुलर बनेगा ही नहीं, और पर्टिकुलर अमीनो एसिड नहीं बनेगा तो मतलब वो जो जीन बन रहा है या फिर जो प्रोटीन बन रहा है, जो एंजाइम बन रहा है, वो प्रॉपर वर्क करेगा। आप याद करो यार, जब हमने एंजाइम के बारे में बात कर रहे थे कि भैया चेंज हो जा रहा है, उसमें म्यूटेशन हो जा रहा है, तो भैया वो जो एंजाइम था स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम, वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? हमने बताया था आपको। सौरभ मिश्रा बताओ, क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो लिखा हुआ है, बताओ वो कौन सा क्रोमोसोमल म्यूटेशन है? उसी के आगे गोला, क्रोमोसोमल म्यूटेशन पर स्प्रिंग वाला गोला बना के उसी के आगे लिखो क्रोमोसोमल एबरेशन। ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है वो क्रोमोसोमल एबरेशन कहलाता है। ये क्रोमोसोमल या फिर जीनोमेटिक म्यूटेशन नहीं है। यहाँ क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं आ रहा है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। ठीक बेटा, अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल कैंसरस सेल, याद रखना जो भी बॉडी की कैंसरस सेल होती हैं उनके जीन में फॉल्टी जीन बन जाते हैं। और ये फॉल्टी जीन का मतलब क्या है? यहां पर किसी भी तरह के क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी आ गई है, और ये एबनॉर्मेलिटी आने की वजह से सेल या तो बहुत ज्यादा डिवीजन करने लग जाती है और भाई साहब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खो देती है, और ऐसी सेल का समूह ट्यूमर कहलाता है। भाई साहब ये कैंसरस सेल हो जाती है। समझ गए? जो कैंसर होता है उसका मेन रीजन क्या है? म्यूटेशन है भाई साहब। भैया वैसे नॉर्मल काम कर रही थी, सेल डिवीजन एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। अगर जेनेटिकली कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ जाएंगी, कोई परेशानी आ जाएगी म्यूटेशन की वजह से, तो अपना जो डिवीजन जो एक पर्टिकुलर मैनर में कर रही है कि इतनी ही बार डिवीजन करना है, इतना ही बड़ा टिश्यू बनाना है, पता चला कि भाई साहब उनके अंदर कोई डिसफॉर्मेलिटीज आ गई म्यूटेशन की वजह से, डिवाइड, तो बताओ वहां पर एक ट्यूमर बन जाएगा कि नहीं? बोलो ना, ट्यूमर बन जाएगा। और ट्यूमर बन जाएगा तो भाई साहब उसके काम, जो भी ऑर्गन बना रहा है, जो नॉर्मल काम कर रहा है, वहां पर एक जगह ट्यूमर रख दे, रास्ते में अवरोध पैदा हो जाएगा, और रास्ते में अगर अवरोध पैदा हो जाएगा तो वो ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, और प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा तो एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, और एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी तो भाई साहब वो ऑर्गन खराब हो जाएगा, और हम कहेंगे कैंसर हो गया भाई, है ना? तो ऐसा एग्जाम्पल क्या है? कैंसरस सेल है, और वहीं पर आगे लिखा हुआ है म्यूटाजन। बताओ कैंसर कॉज करने वाले एजेंट, मतलब जो है ना, सॉरी, म्यूटेशन को कॉज करने वाले एजेंट क्या कहलाते हैं? म्यूटाजन। देखो लिखा हुआ है म्यूटाजेंस आर फैक्टर दैट इंड्यूस म्यूटेशन। मतलब ऐसे फैक्टर जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं क्या कहलाते हैं? म्यूटाजन। और एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक रेडिएशन लिखा हुआ है, आपने देखा होगा कि स्किन कैंसर हो जाएगा, धूप में ज़्यादा ना रहो, वहाँ पर सनलाइट, वो क्या, सनस्क्रीन लगा के जाओ, है ना? कौन सी होती है? SPF 50 लगाओ, SPF 35 लगाओ। लड़कियां याद आ रही होंगी भैया, जो लड़कियां मतलब जो ना, जो भी धूप वगैरह में अंग्रेज रहते हैं तो वो लगा के रहते हैं ना सनस्क्रीन। सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं? यूवी रेडिएशन से बचने के लिए। भैया वो एक म्यूटाजेनिक एजेंट होता है। अल्ट्रावायलेट रेज पड़ी, जीन में कुछ चेंज कर दिया, जीन भैया पता चला भैया सेल लेवल पर चेंज आ गया, भैया वो बदल गए कैंसरस सेल में, पता चला स्किन कैंसर हो गया, मालिक निपट जाओगे, है ना? बात समझ आई? मर गए हो क्या? जिंदा हो? हाँ, आओ देखें। क्रोमोसोमल एबरेशन की बात करें, चलो हम 2 होमोलोगस क्रोमोसोम बना रहे हैं, ठीक? और हमने बनाए यहां पर 4 जीन। आप मुझे बताइए, होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे तो यहां पर जो जीन होगा वही सामने वाला दूसरा जीन होगा, सेम पोजीशन पर होगा, तभी तो हम कह रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम है। हमने माना यहां पर कैपिटल A जीन है, कैपिटल B जीन है, कैपिटल C है, कैपिटल D है। हमने माना यहां पर उसी का हाइट का ही कोई जीन है, तो हमने कहा यहां पर स्मॉल a, स्मॉल b है, स्मॉल c है, स्मॉल d है, ये जीन है। यहां पर स्ट्रक्चर में चेंज कितने तरह से आ सकता है? 4 तरह से। गौर करना,
हमने जैसे तीर बनाए वैसे ही लिखना। अब इसमें चेंज आ रहा है। पहले चेंज को हम कह रहे हैं कि अगर कोई जीन डबल हो जाए, हमने क्या कहा, कोई जीन, ऐसे ही लिखना, कोई जीन क्या हो जाए, डबल हो जाए। डबल हो जाए मतलब कोई जीन डबल हो जाए, मतलब ये ए जीन है, यहां पे एक और जीन बन जाए क्रोमोसोम की वजह से, स्मॉल ए एक और आ जाए, यहां पर एक और जीन आ जाए कैपिटल ए, मतलब हम कहें कि जीन का क्या हो जाए, डुप्लीकेशन। तो बताओ ये क्या कहलाया जाएगा, यही जीन अगर डबल हो जाए तो प्रोसेस जो एब्रेशन की है उसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन। क्या कहते हैं, अगर कोई चीज जीन डबल हो जाए तो बताओ क्या कहलाया जाएगा, डुप्लीकेशन। ठीक, और हम दूसरे पे गए, अगर कोई जीन का टुकड़ा अलग हो जाए, कोई जीन का टुकड़ा टूटकर अलग हो जाए, कोई जीन का टुकड़ा टूटकर अलग हो जाए, तो बताओ इसे क्या कहेंगे, इसे डुप्लीकेशन बोला था, इसे बोलते हैं डिलीशन। क्या बोलेंगे, बोलो ना यार, अगर कोई जीन का टुकड़ा टूटकर अलग हो जाए, ऐसे भाई ब्लर है तो हम बोल रहे हैं ना बेटा, ब्लर क्यों है, अब तो आ रहा होगा, हो सकता तुम्हारा वो वीडियो ब्लर, देखो अभी भी ब्लर हो रहा है, क्या ब्लर आ रहा है क्या बेटा, ब्लर है। मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, चलो मेरी अगर आवाज आ रही है तो तीर के आगे पहले तीर पर लिखो, अभी हम सही करा रहे हैं, पहले तीर पर लिखो, पहले तीर पर लिखो कोई जीन डबल हो जाए, अगर कोई जीन डबल हो जाए, पहले तीर पर लिखो अगर कोई जीन डबल हो जाए, देखिए ब्लर है, अगर कोई जीन डबल हो जाए, डैश लगा के लिखो डुप्लीकेशन, अगर कोई जीन डबल हो जाए तो उसे कहते हैं डुप्लीकेशन, या फिर ऑब्लिक लगा के लिखो, इसे ही कहते हैं इंसर्जन, डुप्लीकेशन या फिर इंसर्जन, मतलब इंसर्ट हो गया, कोई जीन का एक एडिशनल पार्ट या तो बन गया, डुप्लीकेट हो गया, इसी को हम इंसर्शन भी कहते हैं। दूसरे तीर पर लिखो, दूसरे तीर पर लिखो अगर कोई जीन का टुकड़ा अलग हो जाए, अगर कोई जीन का टुकड़ा अलग हो जाए तो वहां पर लिखो डैश लगा के डिलीशन। ठीक, डिलीशन। तीसरे तीर पर लिखो अगर कोई जीन का टुकड़ा बदल जाए, क्या हो जाए, अगर कोई जीन बदल जाए, क्या कर जाए, बदल जाए, मतलब देख भाई बदल जाने का मतलब बी यहां पर चला जाए और ए यहां आ जाए, क्या हो जाए, बदल जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनवर्जन। क्या कहते हैं बेटा, इनवर्जन। क्या कहते हैं बेटा, इनवर्जन, मतलब जीन का टुकड़ा डबल हो जाए या फिर ऐड हो जाए, एडिशन, डुप्लीकेशन, इंसर्जन, कुछ भी बोलो, जीन का टुकड़ा टूटकर अलग हो जाए, डिलीशन। अगर कोई जीन का टुकड़ा आपस में क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, मतलब बदल जाए, तो क्या कहलाया जाएगा, इनवर्जन। क्या कहलाया जाएगा, इनवर्जन। बेटा समझ आया, इनवर्जन, ये सब क्या है, क्रोमोसोमल एब्रेशन है, तीन ही लिखो, कोई नहीं, आप समझ गए, आप समझ गए होंगे, वहां पे डिलीशन समझ गए होंगे, इंसर्शन समझ गए होंगे, डुप्लीकेशन समझ गए होंगे, और इनवर्जन भी समझ गए होंगे। समझ गए क्या सर, सेकंड वाला क्या है बेटा, सेकंड वाले में लिखा है अगर कोई जीन का टुकड़ा टूटकर अलग हो जाए, अगर कोई जीन का टुकड़ा टूटकर अलग हो जाए, हाँ क्या हो रहा है, नेट, आवाज आ रही है क्या बेटा, आवाज आ रही है क्या, आवाज तो जा रही है।
3 लिख लिया क्या? ये फोटो बना के 3 काम लिख लेना। पहला हमने डुप्लीकेशन या फिर इंसर्जन बताया, दूसरा डिलीशन बताया, तीसरा इन्वर्जन बताया। बता दिया ना बेटा? आप इस तरीके से बता सकते हैं। कट कट कर आ रही है वॉइस, वॉइस कट रही है बेटा, वॉइस कट रही है। अब आवाज आ रही है? स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो। आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? आ रही है? योर कनेक्शन लॉस। हद है यार, तुमने आ गई? आवाज आ रही है? ठीक है बेटा, आवाज आ रही है? बोलो बेटा, आवाज आ रही है? चलें, तो आपने आज हम लोगों से क्या पढ़ लिया? देखो एक तीसरा पॉइंट बचा हुआ है कि अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए, वो भी एक तरीके का म्यूटेशन है। तो जब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ाएंगे अभी आगे, कल तो सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाएंगे। कौन सा? सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके आगे जब क्रोमोसोमल मतलब डिसऑर्डर पढ़ाएंगे, तो इसका छूटा हुआ पार्ट क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो जाना, वहां पर भी बताएंगे। हम कह देंगे ये भी म्यूटेशन की वजह से है, हम तुम्हें याद दिलाएंगे। आज हमने बताया कि भाई वेरिएशन का मेन रीजन क्या होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन, और उसके आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मतलब मैमेलियन ह्यूमन डिसऑर्डर, और उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस। और आपका 4 टर्न के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और आगे हम लोग चलेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल।